नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अक्सर इकोनॉमिक्स में दो शब्दों से टकराते हैं, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। जी बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनका फर्क आसान भाषा में समझ आ जाए। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक्स को देखने के आप कह सकती हैं दो अलग अलग चश्मे हैं। बिल्कुल, तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं फिर। चलिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके नाम में ही माइक्रो है, मतलब छोटा। तो इसका फोकस कहाँ होता है? एडम स्मिथ का नाम भी जुड़ता है इससे, है ना? हाँ, आपने सही पकड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सारा ध्यान होता है छोटी आर्थिक इकाइयों पर, इंडिविजुअल यूनिट्स पर। जैसे एक अकेला व्यक्ति, वो क्या खरीद रहा है, कितना बचा रहा है, मतलब वो अपने फैसले कैसे ले रहा है। या फिर एक अकेली कंपनी, जिसे हम फर्म कहते हैं। अच्छा, फर्म। हाँ, फर्म। वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, क्या कीमत रख रही है, कितने लोगों को काम पर रख रही है, ये सब व्यष्टि का डोमेन है। ये देखता है कि ये छोटी छोटी इकाइयां अपने पास जो सीमित साधन है, पैसा है, समय है, उनको कैसे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। और एडम स्मिथ की बात आपने की, तो हाँ, उन्हें अक्सर इसका जनक माना जाता है। उन्होंने व्यक्ति और फर्म के फैसलों पर काफी जोर दिया था। ओके, मतलब ये हुआ कि जैसे मैं या आप बाजार में क्या खरीदते हैं या कोई छोटी दुकान कैसे चलती है, ये सब व्यष्टि में आ गया, छोटे लेवल की बात है। एग्जैक्टली। तो फिर समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कैसे अलग है इससे? यहाँ मैंने सुना है जेएम कीन्स का नाम काफी आता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जहां व्यष्टि छोटी इकाइयों को देख रहा था, समष्टि पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, एक बड़ी पिक्चर, एक एग्रीगेट व्यू, पूरी इकोनॉमी को। हाँ, पूरी इकोनॉमी। ये बड़े मुद्दों से डील करता है, जैसे पूरे देश की टोटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। हाँ, या देश में कुल कितना सामान और सेवाएं बन रही हैं, मतलब जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी का क्या लेवल है। ओह, बड़े मुद्दे। हाँ, और सरकार की जो नीतियां होती हैं, जैसे टैक्स बढ़ाना या घटाना, या रिजर्व बैंक ब्याज दरें बदलता है, उन सब का पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब समष्टि का हिस्सा है। अच्छा। और जेएम कीन्स का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने खासकर आर्थिक मंदी के दौर में ये तर्क दिया कि सरकार को आगे आकर अर्थव्यवस्था को संभालने में भूमिका निभानी चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अक्सर सरकारी नीतियों से बहुत जुड़ा होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब अगर मैं वो जंगल वाली मिसाल इस्तेमाल करूं, व्यष्टि एक एक पेड़ को देख रहा है और समष्टि पूरे जंगल को। जंगल कितना घना है, उसकी सेहत कैसी है, उसमें आग लगी है या बाहर आई है, कुछ ऐसा। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये, परफेक्ट तरीका इसे समझने का। एक इंडिविजुअल पेड़ और एक पूरा का पूरा जंगल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों अलग थलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे? ऐसे कि जो व्यष्टि स्तर पर लाखों करोड़ों लोग और कंपनियां फैसले ले रही है ना, हाँ, उन्हीं सब फैसलों का मिला जुला असर ही समष्टि स्तर पर दिखता है, वही जंगल बनता है। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई खर्च कम करना है, बचत करनी है। जी, ये तो व्यक्तिगत फैसला हुआ, माइक्रो लेवल का। बिल्कुल माइक्रो। लेकिन अगर लाखों लोग ऐसा ही करने लगे तो दुकानों की बिक्री घट जाएगी, कंपनियां शायद प्रोडक्शन कम कर दें और फिर देश की जीडीपी पर असर पड़ेगा। वो मैक्रो हो गया। एग्जैक्टली, यही कनेक्शन है। एक का फैसला शायद ज्यादा असर ना डाले, पर जब बहुत सारे लोग एक जैसा करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एग्जाम्स में अक्सर सवाल आते हैं सरकारी नीतियों पर या हाल की आर्थिक घटनाओं पर, बजट पर, है ना? हाँ बिल्कुल। तो कोई पॉलिसी आए, मान लीजिए सरकार ने टैक्स बदल दिया, अब उसका एक व्यक्ति पर या एक कंपनी पर क्या असर होगा, ये माइक्रो एंगल है। और उसका पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी, महंगाई, रोजगार पर क्या असर होगा, ये मैक्रो एंगल है। ये दोनों पहलू समझने के लिए आपको व्यष्टि और समष्टि दोनों की समझ होनी चाहिए। सही बात है। मतलब जवाब लिखते समय या एमसीक्यूज हल करते समय ये क्लियर होना चाहिए कि सवाल किस लेवल पर पूछा जा रहा है। बिल्कुल। इससे आप इकोनॉमिक न्यूज़ और एक्सपर्ट्स की बातें भी बेहतर समझ पाते हैं। वो अक्सर इन्हीं टर्म्स में बात करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो व्यष्टि हमें बताता है कि एक व्यक्ति या एक फर्म आर्थिक फैसले क्यों और कैसे लेती है,
और समष्टि हमें पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत और चाल के बारे में बताता है। एकदम सही कहा आपने। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल प्लेयर्स का खेल और समष्टि यानी पूरे मैदान का हाल। बहुत बढ़िया। और हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी है, जैसे मान लीजिए मुश्किल समय में पैसे बचाना, हाँ, अगर सभी लोग एक साथ वही करने लगें तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाती है और मंदी गहरा सकती है। तो जो व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत है वो सामूहिक रूप से समस्या बन सकता है। ये तो बड़ा पैराडॉक्स है ना? आर्थिक प्रणालियां यानी इकोनॉमिक सिस्टम्स, दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाते हैं, ये समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी और यूपीएससी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हर देश का अपना एक ढांचा होता है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम आज 3 मुख्य व्यवस्थाओं पर फोकस करेंगे: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। जी तो चलिए इनको थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी, और इन तीनों को समझने के लिए हम कुछ खास पैमानों पर ध्यान देंगे, जैसे मालिकाना हक किसका है, मतलब ओनरशिप। फिर आर्थिक उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक मोटिव। सरकार का रोल कितना है, अच्छा, आय कैसे बढ़ती है, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और हाँ, लोगों को आर्थिक आजादी कितनी मिलती है, इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, ये पैरामीटर सही रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पूंजीवादी व्यवस्था से, जी। जिसे कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या खास बात है? देखिए, पूंजीवादी में सबसे दिलचस्प बात है प्राइवेट ओनरशिप। मतलब उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनें, वो ज्यादातर आम लोगों या कंपनियों के हाथ में होती हैं। सरकार का सीधा कंट्रोल नहीं होता। नहीं, सरकार का सीधा मालिकाना हक नहीं होता। हाँ। हाँ, नियम वगैरह हो सकते हैं, पर मालिक निजी लोग होते हैं। और जाहिर है फिर मकसद तो मुनाफा कमाना ही होगा। हाँ बिल्कुल, मुख्य आर्थिक उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट मोटिव ही है। कंपनियां वही चीजें बनाती हैं जिनसे ज्यादा फायदा हो। इसी से कंपटीशन बढ़ता है, नई चीजें आती हैं। लेकिन अगर सब मुनाफे के पीछे ही भागेंगे तो फिर सरकार क्या करती है, उसकी क्या भूमिका है? सैद्धांतिक तौर पर तो पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत ही कम होती है, मतलब लगभग न के बराबर। अच्छा, नो रोल। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है ना, लेसे फेयर, मतलब अकेला छोड़ दो, बाजार खुद तय करेगा, मांग और आपूर्ति के हिसाब से। हालांकि असल दुनिया में थोड़ी बहुत भूमिका तो रहती है रेगुलेशन वगैरह की। और इसका असर आय के बंटवारे पर कैसे पड़ता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर? हाँ, ये एक अहम बात है। इसमें आय का बंटवारा अक्सर काफी असमान होता है, मतलब अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ सकता है। क्योंकि जिसके पास साधन है वो ज्यादा कमाएगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को पूरी आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम। आप अपना बिजनेस चुनें, जहां चाहे निवेश करें, जैसे चाहे खर्च करें। जैसे अमेरिका? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये हुई पूंजीवादी व्यवस्था। अब चलते हैं इसके विपरीत मानी जाने वाली समाजवादी व्यवस्था की तरफ, सोशलिस्ट सिस्टम। यहाँ क्या सब कुछ उल्टा होता है? हाँ, काफी हद तक। समाजवादी व्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं, उन पर समाज का यानी सार्वजनिक स्वामित्व होता है, पब्लिक ओनरशिप। मतलब सब कुछ सरकार के हाथ में। जमीन, कारखाने, हाँ, मुख्य तौर पर सरकार या कह सकते हैं कि समाज के नियंत्रण में निजी स्वामित्व नहीं होता। तो फिर यहाँ इकोनॉमी चलाने का मकसद क्या है? प्रॉफिट तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, ओके। सोशल वेलफेयर। कोशिश ये रहती है कि देश के जो संसाधन हैं, उनका फायदा समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, मतलब सबका भला। जी, इसीलिए सरकार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होती है। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस दाम पर बिकेगा, ये सब सरकार तय करती है। हाँ, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो तो बराबर रखने की कोशिश होती होगी। हाँ, आय का वितरण समान, मतलब इक्वल रखने पर जोर होता है, ताकि अमीर गरीब का फासला कम रहे। लेकिन इसमें फिर वो आर्थिक आजादी वाली बात। हाँ, वही इसका दूसरा पहलू है। यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता लगभग नहीं होती। लैक ऑफ फ्रीडम। लोग अपनी मर्जी से बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। इससे कई बार इनोवेशन और काम करने का जो जोश होता है वो कम हो सकता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर एक बड़ा उदाहरण था, और आजकल उत्तर कोरिया को भी इसमें गिना जाता है। समझ गया। तो ये दो एक्सट्रीम हो गए एक तरह से। अब आते हैं तीसरी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में भी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। भारत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दोनों का मिश्रण होता है। यहाँ आपको सरकारी कंपनियां भी मिलेंगी, मतलब पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट कंपनियां भी, मतलब प्राइवेट सेक्टर। दोनों साथ साथ चलते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों का स्वामित्व। हाँ बिल्कुल, पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप। तो फिर उद्देश्य भी मिले जुले होंगे। एकदम सही। यहाँ उद्देश्य भी दोनों होते हैं। सरकार सामाजिक कल्याण का ध्यान रखती है, जैसे जरूरी सेवाएं देना, गरीबों की मदद करना, और साथ ही प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा कमाने की भी छूट होती है। तो सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव दोनों साथ साथ। अच्छा, तो इसमें सरकार का रोल कैसा होता है? पूरा कंट्रोल या पूरी छूट? ना पूरा कंट्रोल न पूरी छूट। सरकार की भूमिका होती है पर सीमित, लिमिटेड रोल। वो नियम बनाती है, रेगुलेट करती है, देखती है कि बाजार ठीक से काम करे, कोई गलत फायदा न उठाए। जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है, लेकिन हर छोटी चीज तय नहीं करती, जैसे समाजवादी में होता है। और आय का बंटवारा वो पूंजीवादी से बेहतर होता होगा। हाँ, पूंजीवादी से बेहतर होता है, मतलब असमानता थोड़ी कम होती है, लेस अनइक्वल, क्योंकि सरकार टैक्स और वेलफेयर स्कीम से इसे बैलेंस करने की कोशिश करती है। पर समाजवादी जितना बराबर भी नहीं होता। और आर्थिक आजादी वो मिलती है। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ, लिमिटेड फ्रीडम। आप व्यापार कर सकते हैं, पर नियमों के दायरे में। तो भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां सरकारी बैंक, रेलवे भी हैं और बड़ी-बड़ी निजी कंपनियां भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो कोई एक सिस्टम शायद हर देश के लिए परफेक्ट नहीं है। सबके अपने फायदे नुकसान हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हर देश अपनी जरूरत, अपनी हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। हमने देखा कि कैसे ये तीनों प्रणालियां, ओनरशिप, मोटिव, सरकारी रोल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीडम के मामले में अलग-अलग हैं। बिल्कुल, और इन बारीकियों को समझना किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए, खासकर परीक्षाओं के लिए, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। आज की ये चर्चा काफी दिलचस्प रही। यहीं रोकते हैं इसे। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये आर्थिक प्रणालियां ऐसी ही रहेंगी या इनमें कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं? क्या कोई चौथी तरह की प्रणाली भी बन सकती है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। आज हम अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम, बुनियादी, लेकिन अक्सर पूछे जाने वाले विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। कभी सोचा है, हमारे चारों ओर जो भी आर्थिक काम हो रहा है, उसे मोटे तौर पर कैसे बांटा जा सकता है? हाँ, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, और टर्शियरी यानी तृतीयक। तो चलिए, आज इन्हीं पर एक एक करके थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात प्राइमरी सेक्टर की। ये वो बुनियाद है जो मतलब सीधे सीधे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। इसे अक्सर कृषि क्षेत्र भी कह देते हैं, सही है ना? क्योंकि भारत में इसका सबसे बड़ा हिस्सा खेती ही है। हाँ बिल्कुल, कृषि बहुत बड़ा हिस्सा है, पर इसमें सिर्फ खेती ही नहीं आती। अच्छा, और क्या आता है इसमें? इसमें मछली पकड़ना यानी फिशिंग, फिर जंगलों से चीजें इकट्ठा करना जैसे लकड़ी, शहद, वो सब, और हाँ, जमीन से खनिज निकालना मतलब माइनिंग, ये सब प्राइमरी में ही है। अच्छा, माइनिंग भी प्राइमरी में, ठीक है। बिल्कुल, और इसे प्राथमिक कहने की वजह भी यही है कि ये बाकी सेक्टरों के लिए, आप कह सकते हैं, कच्चा माल तैयार करता है, रॉ मटेरियल। ये सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़े कामों को कई बार रेड कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। रेड कॉलर जॉब्स, हाँ सुना है। और एक दिलचस्प बात यह है, जहां तक मुझे पता है, कि भारत में रोजगार तो सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में मिलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। रोजगार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर में है। लेकिन देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में इसका हिस्सा उतना नहीं है, तुलनात्मक रूप से कम है, शायद 14-15% के आसपास। बिल्कुल सही पॉइंट है। रोजगार ज्यादा पर जीडीपी में योगदान कम, ये गौर करने वाली बात है। तो ये तो हुआ प्राइमरी। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पर, सेकेंडरी सेक्टर। इसे औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, तो प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेकर ये सेक्टर उसे तैयार माल में बदलता है। जैसे आपने कहा, गन्ने से चीनी बनाना या लोहे से स्टील। एकदम सही पकड़ा। यही इसका मुख्य काम है, प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेना और उसमें वैल्यू जोड़ना, वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन, हाँ, इसमें हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, प्रोसेसिंग, और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाना भी इसी में आता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी में? हाँ,
और इन कामों से जुड़े लोगों को अक्सर ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ब्लू कॉलर, ठीक है। तो ये सेक्टर किसी भी देश के औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहचान है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था को एक तरह से मजबूती देता है, प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल लायक चीजों में बदलकर। समझ गया। तो प्राइमरी सेक्टर कच्चा माल देता है, सेकेंडरी सेक्टर उस माल से चीजें बनाता है। अब तीसरा मुख्य सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये क्या है? हाँ, तो जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सेक्टर कोई वस्तु या सामान नहीं बनाता, यह सेवाएं प्रदान करता है। सर्विसेज, सेवाएं जैसे जैसी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, होटल्स, रेस्टोरेंट, आईटी सर्विसेज, मनोरंजन, मतलब लिस्ट काफी लंबी है। अरे वाह, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है। बिल्कुल। सुबह बैंक जाने से लेकर डॉक्टर के पास जाना, बच्चों का स्कूल, शाम को फिल्म देखना, ऑनलाइन कुछ मंगाना, ये सब सेवा क्षेत्र ही है। और ये सेवाएं जो हैं, ये अमूर्त होती हैं, इनटैंजिबल, मतलब इन्हें हम छू नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। सही बात। और यहाँ काम करने वालों को अक्सर व्हाइट कॉलर जॉब से जोड़ा जाता है। व्हाइट कॉलर, ठीक है। प्राइमरी रेड, सेकेंडरी ब्लू, टर्शन व्हाइट, जिन एक तरह से यही सेक्टर बन गया है। हाँ, काफी हद तक। भले इसमें रोजगार प्राइमरी सेक्टर जितना ना हो, पर कमाई सबसे ज्यादा यहीं से हो रही है। बिल्कुल, ये एक तरह से दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है। पहले कृषि पर निर्भरता, फिर उद्योग और फिर सेवाओं का महत्व बढ़ता जाता है। ये ट्रेंड है। हाँ, वैसे आजकल बात दो और सेक्टरों की भी होने लगी है, क्वार्टनरी और क्विनरी, चतुर्थक और पंचम। ओह हाँ, मैंने भी सुना है। ये क्या है? क्या ये अलग सेक्टर हैं या टर्शरी के ही हिस्से? ये असल में टर्शरी सेक्टर के ही और ज्यादा विशेषीकृत, मतलब स्पेशलाइज्ड रूप है। अच्छा, तो संक्षेप में बताएं, क्वार्टनरी क्या करता है? क्वार्टनरी सेक्टर को आप नॉलेज सेक्टर या ज्ञान क्षेत्र कह सकते हैं। इसमें वो गतिविधियां आती हैं जहां ज्ञान और सूचना का बहुत महत्व है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा, मीडिया। मतलब जहाँ दिमाग का ज्यादा काम है। हाँ, कह सकते हैं उच्च स्तर की बौद्धिक गतिविधियां। फिर आता है क्विनरी सेक्टर, इसे कभी कभी गोल्ड कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। गोल्ड कॉलर, ये तो बिल्कुल टॉप लेवल लगता है। हाँ, ये उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाली गतिविधियों से जुड़ा है, जैसे बड़ी कंपनियों के CEOs, टॉप सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक सलाहकार, यूनिवर्सिटी के चांसलर। ये लोग नीतियां बनाते हैं, दिशा तय करते हैं। समझ गया, ये तो बहुत ही ऊंचे स्तर का काम हो गया। जी, बहुत बढ़िया। तो हमने आज समझा कि अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं प्राइमरी यानी कच्चा माल और प्रकृति से जुड़ा काम, सेकेंडरी यानी निर्माण और उद्योग, और टर्शरी यानी सेवाएं। और इनके साथ ही ज्ञान पर आधारित क्वार्टरनरी और शीर्ष निर्णय लेने वाला क्विनरी सेक्टर भी हैं। हर सेक्टर का अपना महत्व है, अपनी पहचान है। रेड, ब्लू, व्हाइट, गोल्ड कॉलर जॉब्स, और अर्थव्यवस्था में सबकी अपनी भूमिका है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सभी सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। एक सेक्टर की मजबूती या कमजोरी दूसरे को प्रभावित करती है। हाँ, ये तो है। भारत के लिहाज से देखें तो ये संतुलन काफी दिलचस्प है। रोजगार का बड़ा बोझ प्राइमरी सेक्टर पर है, जबकि कमाई का बड़ा हिस्सा टर्शरी सेक्टर से आ रहा है। ये हमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना और भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, आज के दौर में भारत की तरक्की के लिए किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत लगती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, तो इस पर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। अच्छा, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को समझना कई लोगों को ना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन अगर हम इसका एक बहुत ही जरूरी पहलू समझ लें, मतलब राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तो काफी कुछ साफ हो जाता है। बिल्कुल। और खासकर जो लोग SSC, UPSC या स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम सही। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, सेहत का आईना दिखाता है। अगर बहुत ही बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना, हाँ, तो राष्ट्रीय आय का मतलब है एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल ले लेते हैं हम। ठीक है, 1 साल। उस 1 साल में किसी देश ने कुल मिलाकर कितनी कमाई की,
सिंपल। इसमें उस देश के अंदर बनी सारी चीजों और सेवाओं का फाइनल दाम जोड़ा जाता है। अच्छा, तो मतलब देश की टोटल इनकम 1 साल की। और जब हम कमाई की बात करते हैं तो फिर तुलना भी तो होती है। हाँ, तुलना तो होती है। इबे हम दूसरों से कितना आगे हैं या शायद पिछले साल से कितना बेहतर हुए। तो इस तुलना या जिसे विकास कहते हैं उसे देखने के क्या तरीके हैं? हाँ, ये जो ग्रोथ है या विकास, इसको हम 2 मेन एंगल से देख सकते हैं। पहला है इंटर कंट्री ग्रोथ, इंटर कंट्री मतलब? देशों के बीच। हाँ, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि। इसमें हम अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ की तुलना दूसरे देशों से करते हैं। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना। हाँ, वो रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडिया की इकोनॉमी चीन से तेज बढ़ रही है या अमेरिका से। बिल्कुल बिल्कुल, वही है इंटर कंट्री ग्रोथ। हम देख रहे हैं कि हम दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। ठीक है। और दूसरा एंगल? दूसरा है इंट्रा कंट्री ग्रोथ, मतलब देश के अंदर की वृद्धि, अंतर्देशीय। अच्छा, इसमें बाहर से तुलना नहीं। नहीं, इसमें हम किसी और देश से तुलना नहीं कर रहे। हम अपने ही देश के अंदर देख रहे हैं कि समय के साथ क्या बदला। जैसे इस साल भारत की राष्ट्रीय आय पिछले साल से कितनी ज्यादा है या कम तो नहीं हो गई। ये हमें बता भाई कि देश इंटरनली खुद कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जानना जरूरी क्यों है? मतलब ये जो आंकड़े आते हैं जीडीपी के, राष्ट्रीय आय के, इनका आम आदमी के लिए या देश के लिए क्या महत्व है? क्यों इतना हल्ला होता है इन पर? देखिए, इसके कई कारण हैं कि ये क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत और उसके साइज का सबसे बड़ा पैमाना है। अच्छा। इससे पता चलता है कि देश इकोनॉमिकली कितना कैपेबल है। दूसरा, जैसा हमने कहा, ये इंटरनेशनल लेवल पर तुलना करने में मदद करता है। हाँ, कि हम दुनिया में कहाँ हैं। बिल्कुल। तीसरा, ये दिखाता है कि समय के साथ तरक्की हो रही है या नहीं। क्या लोगों की एवरेज इनकम बढ़ रही है? क्या उनका जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है? और चौथा, जो बहुत जरूरी है, सरकार के लिए पॉलिसी बनाने में ये आंकड़े बहुत काम आते हैं। किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये सब समझने में नेशनल इनकम के डेटा से बहुत मदद मिलती है। ये एक तरह से इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप है, समझ लीजिए। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, लेकिन इतनी बड़ी चीज, पूरे देश की कमाई, इसको मापते कैसे हैं? सुनने में ही लगता है कि बहुत मुश्किल काम होगा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इकोनॉमिस्ट लोगों ने इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड तरीके और मापक मतलब मेजर्स बना रखे हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही कॉमन है और अक्सर हम न्यूज़ में भी सुनते हैं। सबसे ज़्यादा जो सुनने में आता है वो है सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये शब्द तो मतलब रोज ही कहीं ना कहीं दिख जाता है। होता क्या है ये असल में? जीडीपी का मतलब है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सीमा के अंदर। ठीक है, बाउंड्री के अंदर। हाँ, एक निश्चित समय में, आमतौर पर 1 साल या 1 तिमाही लेते हैं, उसमें जितने भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी उनका कुल मौद्रिक मूल्य। यहां 3 बातें खास हैं: भौगोलिक सीमा, अंतिम वस्तुएं सेवाएं और मौद्रिक मूल्य। भौगोलिक सीमा तो समझ आ गया, मतलब देश की बाउंड्री के अंदर जो भी बना। लेकिन ये अंतिम वस्तु और सेवाएं क्या चीज है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? देखिए, कोई भी चीज बनने में ना कई स्टेजेस से गुजरती है। जैसे मान लीजिए एक शर्ट बन रही है, ठीक है, तो पहले कपास होगी, फिर उससे धागा बना, फिर धागे से कपड़ा बना और आखिर में उस कपड़े से शर्ट बनी जो ग्राहक खरीदेगा। हाँ, यहां अंतिम वस्तु है वो शर्ट। तो जीडीपी में हम सिर्फ उस शर्ट का दाम गिनेंगे, कपास, धागे, कपड़े का अलग अलग नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन सबका दाम तो शर्ट की कीमत में ऑलरेडी शामिल है ना? हाँ, बात तो सही है। अगर हम कपास भी गिने, धागा भी, कपड़ा भी और शर्ट भी, तो एक ही चीज की वैल्यू कई बार जुड़ जाएगी। इसे कहते हैं दोहरी गणना या डबल काउंटिंग। अच्छा, डबल काउंटिंग। हाँ, तो इससे बचने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं जो आखिर में इस्तेमाल हो रही हैं। समझ गए, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। और ये जीडीपी का आइडिया कब और कैसे आया? किसने सोचा ये सब? ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से 1934 में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, साइमन कुजनेट्स। उन्होंने इसे डेवलप किया था। हालांकि इसका इस्तेमाल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ। अच्छा, और एक बात शायद ये भी जरूरी है कि पुरानी चीजें, मतलब सेकंड हैंड चीजों की खरीद बिक्री, वो जीडीपी में नहीं आती। बिल्कुल सही पॉइंट है, एकदम नहीं आती। क्योंकि जीडीपी का मकसद है उस साल में हुए नए उत्पादन या न्यू प्रोडक्शन को मापना। अच्छा, नया प्रोडक्शन। हाँ, जब कोई पुरानी कार बिकती है या पुराना घर बिकता है तो कोई नई चीज या सर्विस तो पैदा नहीं हुई ना। नहीं, वो तो बस मालिक बदला। हाँ, बस ओनरशिप चेंज हुई। तो उसे उस साल की जीडीपी में नहीं गिनते। हाँ, अगर उस पुरानी चीज को बेचने में किसी डीलर ने मदद की और उसने कमीशन लिया, हाँ, जैसे प्रॉपर्टी डीलर या कार डीलर, हाँ,
तो वो जो कमीशन है वो उसकी सर्विस है, वो उस साल की कमाई है, तो वो कमीशन जीडीपी में गिना जाएगा, पर पुरानी चीज की वैल्यू नहीं। ये क्लियर हो गया। ये तो हुई जीडीपी की बात। एक और शब्द जो जीडीपी के साथ साथ बहुत सुनने में आता है वो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये जीडीपी से कैसे अलग है? इसमें क्या फर्क है? जीएनपी और जीडीपी में जो मेन फर्क है वो घरेलू यानी डोमेस्टिक और राष्ट्रीय यानी नेशनल का है। जीडीपी फोकस करता है देश की भौगोलिक सीमा पर, मतलब प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, लोकेशन पर। हाँ, लोकेशन पर, जबकि जीएनपी फोकस करता है देश के नागरिकों, नेशनल्स, सिटीजन्स द्वारा की गई कमाई पर, चाहे वो कमाई देश के अंदर की हो या देश के बाहर। थोड़ा और समझाएंगे? मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है। हाँ, जो अमेरिका में बिजनेस कर रही है और वहाँ प्रॉफिट कमा रही है। बिल्कुल सही उदाहरण। अब वो कंपनी क्योंकि भारत की नागरिक है या कह लीजिए रेजिडेंट है, हाँ, तो उसका अमेरिका में कमाया हुआ प्रॉफिट भारत की जीएनपी में जोड़ा जाएगा। अच्छा, भारत की जीएनपी में। हाँ, लेकिन वो प्रॉफिट कमाया कहाँ गया? अमेरिका में। अमेरिका की सीमा में, तो वो अमेरिका के जीडीपी में गिना जाएगा, भारत के जीडीपी में नहीं, समझे? हाँ, समझ गई। जीडीपी लोकेशन देखता है, जीएनपी नागरिकता। अच्छा, और अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में काम कर रही है, जैसे कोई अमेरिकन कंपनी यहाँ फैक्ट्री लगाकर कमा रही है, तो उसका कमाया हुआ प्रॉफिट कहाँ पैदा हुआ? भारत में, भारत की सीमा में। तो वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो कंपनी विदेशी है, भारत की नागरिक नहीं, तो उसका प्रॉफिट भारत के जीएनपी से घटा दिया जाएगा और उसके अपने देश अमेरिका के जीएनपी में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो अदला बदली होती है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। सरल भाषा में कहें तो जीडीपी मतलब देश की सीमा के अंदर कुल उत्पादन, चाहे किसी ने भी किया हो, भारतीय या विदेशी। ठीक है। और जीएनपी मतलब देश के नागरिकों द्वारा कुल उत्पादन, चाहे भारत में किया हो या विदेश में। इसका कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ, एक सिंपल फॉर्मूला है। जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस विदेशों से भारतीयों द्वारा कमाई गई इनकम माइनस भारत में विदेशियों द्वारा कमाई गई इनकम। ओके। ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ना, भारतीयों की विदेश से कमाई माइनस विदेशियों की भारत से कमाई, इसे कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। हाँ, तो जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस NFIA। अगर NFIA पॉजिटिव है, मतलब भारतीय बाहर ज्यादा कमा रहे हैं जितना विदेशी यहां कमा रहे हैं, तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव है तो कम होगा। बिल्कुल साफ हो गया अब। जीडीपी, लोकेशन, जीएनपी, नागरिक। चलिए, अब आते हैं एक और टर्म पर, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये शुद्ध या नेट का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू लेते हैं। हाँ, ग्रॉस। हाँ, ग्रॉस। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए मशीनें लगती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, है ना? बिल्कुल। अब ये चीजें इस्तेमाल होते होते पुरानी होती हैं, घिसती हैं, टूट-फूट होती है इनमें, इनकी वैल्यू कम होती जाती है। हाँ, जैसे हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। बिल्कुल वही बात। इसी वैल्यू की कमी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं घिसावट, डिप्रिसिएशन, या पूंजी का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, डिप्रिसिएशन। हाँ, तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में से इस डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। ओके। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। ये हमें प्रोडक्शन की एक ज्यादा, कह सकते हैं, नेट या साफ तस्वीर देता है, क्योंकि इसमें हमने वो खर्चा भी हटा दिया जो मशीन वगैरह को मेंटेन करने या उनके घिसने पर हुआ। और इसकी गणना भी साल भर की होती है? हाँ, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए करते हैं, जो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है। तो अगर जीडीपी से डिप्रिसिएशन घटाकर एनडीपी मिला, तो क्या जीएनपी से भी डिप्रिसिएशन घटाकर कुछ मिलता है? लॉजिक तो यही कहता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम वही लॉजिक है। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से इसी घिसावट यानी डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। एनएनपी। हाँ, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो इस एनएनपी का क्या सिग्निफिकेंस है? जीडीपी तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फिर एनएनपी क्यों निकालते हैं? एनएनपी हमें देश के नागरिकों द्वारा की गई कमाई का शुद्ध मूल्य बताता है, मतलब टूट-फूट का हिसाब हटाने के बाद। कई इकोनॉमिस्ट एनएनपी को ही किसी देश की असली राष्ट्रीय आय मानते हैं।
अच्छा। हाँ, खासकर जब इसे साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर मापते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए जाते हैं और सब्सिडीज जोड़ दी जाती हैं। तो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिखाता है कि टूट फूट के बाद देश के पास असल में कितनी इनकम बची है। ये नेशनल वेल्थ में हुई नेट बढ़ोतरी को ज्यादा अच्छे से दिखाता है, जीडीपी या जीएनपी के मुकाबले। बहुत अच्छे से समझ आया। तो हमने 4 मेन मापक देख लिए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। इनके कॉन्सेप्ट्स तो अब क्लियर हैं, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल सवाल। भारत में इन बड़े बड़े आंकड़ों को कैलकुलेट कौन करता है और कैसे करता है? क्या प्रोसेस है इसका? भारत में नेशनल इनकम, खासकर जीडीपी की गणना करने की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ की। एनएसओ? हाँ, एनएसओ। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। देश भर से डेटा इकट्ठा करती है, उसको एनालाइज करती है। और ये एनएसओ कैलकुलेशन करता कैसे? क्या कोई एक ही मेथड है जिससे ये सारे आंकड़े निकल जाते हैं? नहीं, एनएसओ मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, मेथड्स। और अच्छी बात यह है कि थियरी में इन तीनों तरीकों से कैलकुलेट करने पर जवाब एक ही आना चाहिए। अच्छा। हाँ, इससे डेटा की एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है। ये 3 मेथड्स हैं। पहला, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, जिसे मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा, आय विधि, इनकम मेथड। इनकम मेथड। और तीसरा, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, 3 अलग-अलग एंगल से देखते हैं। चलिए एक-एक करके समझते हैं। पहला, उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि, ये कैसे काम करती है? इस मेथड में एनएसओ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को देखता है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली वगैरह आ गया, और सर्विसेज जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ। हाँ, सारे सेक्टर्स। और इन सभी सेक्टर्स में कुल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी वैल्यू निकालता है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, डबल काउंटिंग वाली, हाँ, कि एक ही चीज बार-बार न गिन ली जाए। बिल्कुल, उससे बचने के लिए ये हर स्टेज पर जोड़ा गया मूल्य, वैल्यू एडेड को मांगता है। वैल्यू एडेड, ये कैसे निकालते हैं? वही शर्ट वाला उदाहरण लेते हैं। किसान ने 100 रुपए का कपास उगाया, मिल वाले ने वो कपास लेकर 150 रुपए का धागा बनाया। तो मिल वाले ने कितनी वैल्यू ऐड की? 50 रुपए की। 150 माइनस 100। सही। फिर दर्जी ने वो धागा लेकर 250 रुपए की शर्ट बना दी। तो दर्जी ने कितनी वैल्यू ऐड की? 100 रुपए की। 250 माइनस 150। बिल्कुल। तो इस मेथड में हम हर स्टेज पर जोड़ी गई वैल्यू को जोड़ते हैं। किसान की 100 प्लस मिल की 50 प्लस दर्जी की 100 इक्वल टू 250। अच्छा। और ये टोटल फाइनल प्रोडक्ट शर्ट की वैल्यू के बराबर ही आता है। तो एनएसओ इसी तरह सभी सेक्टर्स में हुए कुल वैल्यू एडेड को जोड़कर जीडीपी निकालता है। इसे जीवीए एट बेसिक प्राइसेस भी कहते हैं आजकल। समझ गए। ये तरीका प्रोडक्शन के हर स्टेज को ट्रैक करता है। अब दूसरी विधि, आय विधि, इनकम मेथड, ये कैसे अलग है? आय विधि का फंडा यह है कि इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है, उससे जो इनकम बनती है, वो कहीं ना कहीं तो जाती है, वो बढ़ जाती है उत्पादन के साधनों में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो चीजें जो प्रोडक्शन में लगती हैं, लेबर यानी मजदूर, कर्मचारी जिन्हें मिलती है मजदूरी या सैलरी। ठीक है। कैपिटल यानी पैसा, मशीनें जिस पर मिलता है इंटरेस्ट या ब्याज। लैंड यानी जमीन जिसका मिलता है किराया या रेंट। राइट। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी का रिस्क लेना, जिसे मिलता है प्रॉफिट या लाभ। ओके, ये 4 चीजें। हाँ, तो आय विधि इन सभी की इनकम को जोड़ देती है। एनएसओ मोटे तौर पर 3 चीजें जोड़ता है। पहला, कर्मचारियों का मुआवजा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें सैलरी, वेजेस, बोनस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सब आ गया। ठीक है। दूसरा, परिचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बेसिकली कंपनियों और बिजनेस का प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट का जोड़ है। और तीसरा, मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। ये उन लोगों की इनकम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे दुकानदार, किसान, डॉक्टर, वकील। इनकी इनकम में मेहनत की कमाई भी होती है और पूंजी प्रॉफिट का हिस्सा भी, इसलिए इसे मिक्स्ड इनकम कहते हैं। अच्छा, जो अपना काम करते हैं। हाँ, इन तीनों को जोड़ने से हमें नेशनल इनकम या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। ये तरीका बताता है कि देश की कमाई का बंटवारा कैसे हुआ। बड़ा दिलचस्प तरीका है ये तो, इनकम के एंगल से देखना। और तीसरी विधि, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, ये किस चीज पर फोकस करती है? व्यय विधि इस आइडिया पर बेस्ड है कि इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी, उन पर कोई ना कोई तो खर्चा करेगा ही। हाँ, कोई तो खरीदेगा। बिल्कुल।
तो ये मेथड इकोनॉमी में होने वाले सारे फाइनल खर्चों को जोड़कर जीडीपी निकालता है। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। 4 कौन-कौन से? पहला, निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी। ये हम और आप जैसे लोग मतलब हाउसहोल्ड्स अपनी जरूरतों के लिए जो भी खर्च करते हैं, खाना, कपड़े, गाड़ी, मोबाइल, मूवी टिकट, डॉक्टर की फीस, सब कुछ। अच्छा, हमारा खर्चा। हाँ, ये जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है अक्सर। दूसरा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी। ये सरकार का खर्चा है, जैसे डिफेंस पर, पुलिस पर, सड़कें बनाने पर, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर। ठीक है, सरकार का खर्चा। तीसरा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई। इसे आसान भाषा में निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें बिजनेस द्वारा नई मशीनें खरीदना, फैक्ट्री बनाना, ये सब आता है। और घरों द्वारा नया मकान बनाना भी इसी में आता है। साथ ही कंपनियों के पास जो बिना बिका माल, स्टॉक या इन्वेंट्री बच जाता है, उसमें जो बदलाव आता है वो भी इसमें गिना जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब जिससे आगे प्रोडक्शन बढ़े। बिल्कुल। और चौथा कंपोनेंट है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट्स। ये है एक्सपोर्ट्स जो हमने विदेशों को बेचा माइनस इंपोर्ट्स जो हमने विदेशों से खरीदा। अच्छा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हाँ, तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये इक्वेशन दिखाता है कि देश के प्रोडक्शन पर खर्च कहाँ हुआ। वाह, तो एनएसओ इन तीनों मेथड्स, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, से डेटा इकट्ठा करके फाइनल आंकड़ा निकालता है। हाँ, एनएसओ इन तीनों से डेटा कलेक्ट करता है और उनको आपस में मिलाता है, रिकंसाइल करता है। हालांकि प्रैक्टिकली डेटा कलेक्ट करने में कई दिक्कतें आती हैं, तो तीनों से एकदम बराबर आंकड़ा मिलना मुश्किल होता है। लेकिन ये तरीके एक दूसरे को क्रॉस चेक भी करते हैं और जीडीपी के अनुमान को ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। ये हमें इकोनॉमी की एक पूरी 3D पिक्चर देते हैं, क्या बना, किसने कमाया और कहाँ खर्च हुआ। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। तो हमने नेशनल इनकम के मेन कॉन्सेप्ट्स जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और उनको कैलकुलेट करने के तरीके समझ लिए। बिल्कुल, लेकिन इन मेन चीजों के अलावा 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर चर्चा में आते हैं, खासकर जब हम अलग अलग देशों के लिविंग स्टैंडर्ड्स की तुलना करते हैं या इकोनॉमी के असर को एक आम इंसान के लेवल पर समझना चाहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जरूर, उनके बारे में भी बात करते हैं। कौन से हैं वो 2 कॉन्सेप्ट्स? पहला है क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, और दूसरा है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। पीपीपी, हाँ, ये टर्म भी बहुत सुना है। जब इकोनॉमी की रैंकिंग आती है तो अक्सर पीपीपी वाली रैंकिंग अलग होती है। इसका असल मतलब क्या है और मकसद क्या है? पीपीपी का मेन मकसद है अलग अलग देशों की करेंसी की असली खरीदने की ताकत, रियल परचेजिंग पावर के बेस पर उनकी इकोनॉमी और लिविंग स्टैंडर्ड की तुलना करना। होता क्या है कि अगर हम सिर्फ डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें, हाँ, जैसे $1 बराबर 80 रुपए। हाँ, तो अगर हम सिर्फ इस रेट से अमेरिका और भारत के जीडीपी की तुलना करें तो सही तस्वीर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि $1 से अमेरिका में जितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, जरूरी नहीं कि भारत में 80 रुपए से उतनी ही चीजें मिल जाएं। हाँ, चीजों के दाम तो अलग अलग होते हैं हर जगह। बिल्कुल, भारत में शायद 80 रुपए में ज्यादा चीजें आ जाएं या कुछ चीजें सस्ती हों, कुछ महंगी। तो पीपीपी इस दिक्कत को दूर करता है। कैसे? पीपीपी एक काल्पनिक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, मतलब चीजों और सेवाओं की एक टोकरी। टोकरी? कैसी टोकरी? इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। मान लीजिए 1 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 1 ब्रेड, 1 जोड़ी जूते, 1 मूवी टिकट, महीने भर का इंटरनेट बिल, ऐसी आम जरूरत की चीजें। ठीक है, एक स्टैंडर्ड शॉपिंग लिस्ट। हाँ, बिल्कुल। फिर पीपीपी ये देखता है कि ये पूरी टोकरी खरीदने में अमेरिका में कितने डॉलर लगते हैं और वही सेम टोकरी खरीदने में भारत में कितने रुपए लगते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये टोकरी अमेरिका में $100 की आई ठीक है, और वही सेम टोकरी भारत में 4000 रुपए की आई। ठीक है। तो पीपीपी के हिसाब से $100 की खरीदने की ताकत 4000 रुपए के बराबर है। यानी पीपीपी एक्सचेंज रेट हुआ $1 बराबर 40 रुपए। जबकि मार्केट में शायद $1 बराबर 80 रुपए चल रहा हो। हाँ, तो पीपीपी हमें बताता है कि असल में रहने के लिए, जीने के लिए किस देश में पैसा कितना काम आता है। इससे देशों के बीच लिविंग स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक प्रोडक्शन की तुलना ज्यादा सही होती है। और इसी पीपीपी बेसिस पर अगर देखें तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तो वाकई तुलना का एक ज्यादा जमीनी, ज्यादा रियल तरीका लगता है। अच्छा, और दूसरी चीज आपने बताई थी, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, ये क्या है? हाँ,
पर्सनल इनकम, इसका मतलब है एक साल में किसी देश के सभी लोगों या परिवारों को सभी स्रोतों से जो टोटल इनकम मिली। सभी लोगों को। हाँ, इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स को। लेकिन ये इनकम है टैक्स देने से पहले की इनकम, मतलब इसमें से अभी इनकम टैक्स वगैरह नहीं घटा है। ये नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से थोड़ी अलग होती है। सभी स्रोतों का क्या मतलब है? यहाँ क्या क्या आता है इसमें? इसमें लोगों को मिलने वाली सैलरी, मजदूरी, बिजनेस का प्रॉफिट, प्रॉपर्टी से किराया, इंटरेस्ट से इनकम, ये सब तो आता ही है। हाँ, जो कमाई होती है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सरकार या कंपनियों से मिलने वाले ट्रांसफर पेमेंट्स भी शामिल होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स, ये क्या होते हैं? ये वो पेमेंट है जिनके बदले में आपने तुरंत कोई काम नहीं किया या कोई चीज नहीं दी। जैसे सरकार जो पेंशन देती है बुजुर्गों को, हाँ। या बेरोजगारी भत्ता देती है, या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, ये सब भी। हाँ, या फिर सरकार जो सब्सिडी देती है चीज़ों पर, मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिली या खाने की चीज़ों पर, जिससे वो हमें बाजार से सस्ती मिलती है, तो वो जो बचत हुई वो भी एक तरह से हमारी इनकम बढ़ा रही है ना। हाँ, बात तो सही है। तो इनको भी पर्सनल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल करने की कोशिश की जाती है, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है। पर्सनल इनकम हमें ये समझने में मदद करती है कि देश की टोटल कमाई का कितना हिस्सा असल में लोगों की जेब तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। ये नेशनल लेवल की ग्रोथ को आम आदमी की लाइफ से जोड़ती है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में अगर देखें तो आज हमने नेशनल इनकम से जुड़े कई ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में समझा। जीडीपी क्या है, क्यों ज़रूरी है, जीएनपी उससे कैसे अलग है, एनडीपी और एनएनपी का नेट या शुद्ध मतलब क्या है। बिल्कुल। और भारत में एनएसओ किन 3 तरीकों से, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से इनकी गिनती करता है। हाँ, और साथ ही हमने 2 और यूजफुल कॉन्सेप्ट्स पर भी बात की। पीपीपी जो देशों की तुलना को बेहतर बनाता है, और पर्सनल इनकम जो नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को व्यक्ति के लेवल पर देखने में मदद करती है। सही। ये सारी चीजें मिलकर किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ, उसकी डायरेक्शन और उसमें रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए बहुत जरूरी टूल्स है। बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये खैर इंपॉर्टेंट है ही, पर वैसे भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी इन्हें समझना बहुत फायदेमंद है। हाँ, इससे इकोनॉमी से जुड़ी खबरें और जो एनालिसिस आते हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझने में जरूर मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर हमने भी ज्यादा बात नहीं की। ये जो नेशनल इनकम के आंकड़े हैं, खासकर जीडीपी, क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? क्या इनकी अपनी कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस नहीं है? लिमिटेशंस? जैसे जीडीपी हमें ये तो बताता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, पर क्या ये बताता है कि उसका बंटवारा कैसा है? मतलब क्या वो इनकम कुछ ही लोगों के पास जा रही है या ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है? अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है या कम हो रही है? जीडीपी का आंकड़ा तो शायद बढ़ रहा हो, पर हो सकता है असमानता भी बढ़ रही हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। ये चीज तो जीडीपी नंबर में नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं दिखेगी। और सोचिए, क्या जीडीपी पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसका हिसाब रखता है? नहीं, वो तो नहीं रखता। हो सकता है हमने ज्यादा फैक्ट्री लगाकर ज्यादा प्रोडक्शन करके जीडीपी बढ़ा लिया, पर उसके चक्कर में हवा खराब कर दी, नदियां गंदी कर दी, जंगल काट दिए। जीडीपी तो बढ़ गया, पर क्या ये असली तरक्की है? सही बात है, लॉन्ग टर्म में तो नुकसान है। बिल्कुल। इसी तरह घरों में जो काम होता है जिसका कोई पैसा नहीं मिलता, हाँ, जैसे हाउसवाइफ्स जो काम करती हैं। हाँ, खासकर महिलाओं द्वारा जो घरेलू काम किया जाता है, खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, समाज के लिए ये कितना जरूरी काम है, पर इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाया जाता, तो ये जीडीपी में नहीं गिना जाता। ये भी एक बड़ी कमी है। और भारत जैसे देश के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर, बहुत बड़ा है। हाँ, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान। हाँ, इनकी इनकम और इनके प्रोडक्शन का सही हिसाब लगाना एनएसओ के लिए कितना मुश्किल होता होगा। बात तो सही है, बहुत मुश्किल होता होगा। तो ये सब नेशनल इनकम, खासकर जीडीपी की महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। ये आंकड़े काम के हैं, जरूरी हैं, लेकिन हमें इन्हें थोड़ा क्रिटिकली देखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं। खासकर जब बात लोगों की खुशहाली, वेलबींग या जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ की आती है, तो जीडीपी शायद उतना अच्छा मापक ना हो। सचमुच इन आंकड़ों के पीछे के मायने और उनकी सीमाओं पर सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उन्हें जानना। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए भी ये सवाल है, आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या जीडीपी जैसे मापक आज भी उतने ही रेलेवेंट है, या हमें विकास को, तरक्की को मापने के लिए कुछ नए तरीकों की, नए पैमानों की जरूरत है जो खुशहाली और पर्यावरण जैसी चीजों को भी ध्यान में रखें?
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो पिछले विषयों को समझने के बाद अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो हर साल मतलब सुर्खियों में रहता है और परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। भारत का बजट और हमारी टैक्स व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, बजट आ गया, टैक्स बदल गया। हाँ, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ये जानना ज़रूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है, खासकर जो स्टूडेंट्स एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझना बहुत ही अहम है। ये सिर्फ प्रीलिम्स मेंस के लिए ही नहीं। नहीं, देश कैसे चल रहा है ये समझने के लिए भी ज़रूरी है। सही कहा, देश की आर्थिक दिशा क्या है ये इसी से पता चलता है। तो आज कोशिश करेंगे कि ये जो जटिल सी लगने वाली चीजें हैं ना, इन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले बजट से ही शुरू करते हैं। जब हम बजट सुनते हैं तो अक्सर लगता है कोई बहुत भारी भरकम कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। हाँ, लगता तो है, पर देखिए बिल्कुल आसान है। यूँ समझिए जैसे हम अपने घर का हिसाब रखते हैं। हाँ, महीने में कितनी कमाई हुई, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सब। बस ठीक वैसे ही सरकार भी पूरे देश के लिए एक साल का अनुमान लगाती है, एक हिसाब किताब बनाती है अच्छा। कि भाई आने वाले साल में कहाँ कहाँ से पैसा मिलने का अनुमान है, जिसे हम कहते हैं राजस्व या प्राप्तियां, अच्छा। और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, यानी व्यय। इसी पूरे हिसाब किताब को बजट कहते हैं। हाँ, मतलब सरकार का सालाना लेखा जोखा, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। सिंपल। सिंपल। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य हिसाब किताब तो नहीं है, इसका कोई संवैधानिक आधार भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है इसके बारे में? जरूर है, ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112, उसमें इसका बाकायदा जिक्र है। अच्छा। हाँ, हालांकि वहां इसे बजट शब्द से नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये संविधान की जरूरत है कि सरकार हर साल संसद के सामने ये विवरण रखे। ओह, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये नाम याद रखना जरूरी है परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन बनाता है ये पूरा लेखा जोखा? ये काम वित्त मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री के तहत एक विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो करता है। अच्छा, आर्थिक मामलों का विभाग। हाँ, वही सारे अनुमान लगाते हैं, योजना बनाते हैं और फिर इसे अंतिम रूप देते हैं। और फिर संसद में पेश कौन करता है? इसे देश के वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर संसद में पेश करते हैं। यहीं पर कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं शायद जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल है। जैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, ये कई बार पूछा गया है। हाँ, ये थे आर.के. शनमुखम चेट्टी 1947 में। बिल्कुल सही। और उनके ठीक बाद दूसरा बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। और एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? हाँ, ये रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया। 10 बार काफी ज्यादा है। हाँ, उनके बाद पी चिदम्बरम है 9 बार और फिर प्रणब मुखर्जी 8 बार। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं पर कभी कभी एक नंबर दिला देते हैं। बिल्कुल, एक एक नंबर कीमती होता है। अच्छा, तो बजट क्या है ये समझ लिया, अब इसके प्रकारों पर बात करते हैं। आय और खर्च के हिसाब से ये कितने तरह के हो सकते हैं? हाँ, देखिए, मुख्य तौर पर 3 स्थितियां बनती हैं आय और खर्च के संतुलन के आधार पर। 3 स्थितियां कौन कौन सी? पहली है अधिशेष बजट या सरप्लस बजट, नाम से ही जाहिर है। हाँ, मतलब जब कमाई ज्यादा हो और खर्चा कम। बिल्कुल, जब सरकार की अनुमानित आय यानी प्राप्तियां उसके अनुमानित खर्च यानी व्यय से ज्यादा हों। सरकार कमा ज्यादा रही है, खर्च कम कर रही है। ये तो बहुत अच्छी स्थिति लगती है सुनने में। लगती है, पर व्यावहारिक रूप से ये कम ही देखने को मिलती है, खासकर विकासशील देशों में। दूसरी स्थिति है, और शायद सबसे आम, वो है घाटे का बजट या डेफिसिट बजट। अच्छा, ये तो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, ये तब होता है जब सरकार का अनुमानित खर्च उसकी अनुमानित आय से ज्यादा निकल जाए। मतलब खर्चे ज्यादा, कमाई कम। और भारत जैसे देश में जहाँ विकास की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा, वहाँ शायद यही ज्यादा होता होगा। हाँ बिल्कुल, सरकार को निवेश ज्यादा करना पड़ता है, सामाजिक योजनाओं पर खर्च करना पड़ता है, तो अक्सर खर्च आय से ज्यादा हो जाता है। और तीसरी स्थिति है संतुलित बजट यानी बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड मतलब बराबर? जी, ये वो आदर्श स्थिति है जहां सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्च बिल्कुल बराबर हों, ना कम ना ज्यादा। ये सुनने में तो सबसे अच्छा लगता है,
एकदम परफेक्ट। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन असल दुनिया में इसे हासिल करना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि अनुमान कभी इतने सटीक नहीं होते। सही बात है। अच्छा, बजट को और गहराई से समझने के लिए दो शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं, परिसंपत्ति यानी एसेट और देयता यानी लायबिलिटी। इनका बजट से क्या लेना देना है, ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये दोनों शब्द बजट के घटकों को, खासकर खर्चों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले परिसंपत्ति या एसेट को समझते हैं। हाँ, एसेट मतलब? एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका आर्थिक मूल्य हो, जो आपके पास है और जिससे भविष्य में आपको फायदा मिल सकता है, या जो आपकी संपत्ति है। जैसे सरकार के लिए क्या एसेट हो सकता है? सरकार के लिए जैसे सोना, प्रॉपर्टी, कोई सरकारी कंपनी, या मान दीजिए सरकार ने किसी को लोन दिया है, तो वो लोन भी सरकार के लिए एक एसेट है, क्योंकि उससे ब्याज मिलेगा। नई सड़कें, पुल, बिजली घर, ये सब भी सरकार की एसेट्स हैं। ठीक है। और देयता यानी लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। कोई कर्ज या उधार जिसे आपको चुकाना है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो सरकार के लिए लायबिलिटी मतलब उसका कर्ज? हाँ, सरकार ने जो भी उधार लिया हुआ है, देश के अंदर से या बाहर से, वो उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है। उसे वो चुकाना है, ब्याज के साथ। अच्छा, तो ये एसेट और लायबिलिटी का फंडा बजट के खर्चों को समझने में कैसे मदद करता है? आपने कहा था खर्चों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, बजट में सरकार जो भी खर्च करती है, उसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। यहीं पर एसेट और लायबिलिटी का रोल आता है। ये दो हिस्से हैं, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। पहले राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझते हैं। बताइए, ये क्या होता है? राजस्व व्यय सरकार के वो नियमित खर्चे हैं जो बार बार होते हैं, और जिनसे ना तो सरकार की कोई नई एसेट बनती है और ना ही उसकी कोई पुरानी लायबिलिटी कम होती है। मतलब ये रूटीन के खर्चे हैं जिनसे कुछ नया बन नहीं रहा। हाँ, एक तरह से रोजमर्रा के काम का चलाने वाले खर्चे सिस्टम को चालू रखने के लिए जरूरी हैं। इसकी कुछ उदाहरण देंगे तो और साफ हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देना। हाँ, ये तो हर महीने देना है। हाँ, फिर अलग अलग तरह की सब्सिडी देना, जैसे किसानों को खाद पर सब्सिडी मिलती है, या हमें एलपीजी सिलेंडर पर। अच्छा, सब्सिडी भी इसी में आती है? जी। फिर सरकार ने जो कर्ज ले रखा है, उसका ब्याज चुकाना। ध्यान दीजिए, सिर्फ ब्याज, मूलधन नहीं। ओह, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट? हाँ, और जो सड़कें, इमारतें, पुल वगैरह पहले से बने हुए हैं, उनकी मरम्मत और रखरखाव का खर्चा, ये सब राजस्व व्यय हैं। समझ गई। मतलब ये वो खर्चे हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी हैं, पर इनसे कोई नई संपत्ति नहीं बन रही या कर्ज कम नहीं हो रहा। तो फिर पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ये अलग कैसे है? पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिनसे या तो सरकार की कोई एसेट बनती है। अच्छा। हाँ, कोई भौतिक एसेट जैसे सड़क, पुल, या वित्तीय एसेट जैसे किसी कंपनी के शेयर। या फिर जिनसे सरकार की कोई लायबिलिटी कम होती है। लायबिलिटी कम होती है मतलब जैसे सरकार अपना पुराना कर्जा चुका दे, कर्ज की मूल रकम वापस कर दे, तो उसकी लायबिलिटी कम हो गई ना। हाँ, कर्ज कम हो गया। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए किया गया निवेश है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इसके उदाहरण क्या होंगे? एसेट बनाने वाले खर्चे, जैसे नई सड़कें बनाना, नए पुल, स्कूल, अस्पताल, बंदरगाह बनाना, ये सब देश के लिए नई एसेट्स हैं। हाँ, इनसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल। या फिर सरकार कोई नई मशीनरी या उपकरण खरीदे, किसी कंपनी में निवेश करे, राज्यों को विकास के कामों के लिए लोन दे, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और कर्ज चुकाने वाला उदाहरण तो हमने देख ही लिया। अरे वाह, तो ये फर्क समझना तो बहुत ही जरूरी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोज का खर्चा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब भविष्य के लिए निवेश, जिससे देश आगे बढ़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स हमेशा बजट में ये देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे केपेक्स भी कहते हैं, उसका हिस्सा बढ़ रहा है या घट रहा है। हाँ, अगर केपेक्स बढ़ रहा है तो अच्छा माना जाता होगा। बिल्कुल। इसे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ती है, रोजगार के अवसर बनते हैं। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, खर्चों की बात हुई, आय की बात हुई, पर जैसा हमने पहले कहा, अक्सर खर्च आय से ज्यादा हो जाता है। हाँ। यहीं से शुरू होती है घाटे यानी डेफिसिट की कहानी। ये बजटीय घाटे क्या दिखाते हैं? इनको क्या मतलब है? घाटे देखिए, सरकार की वित्तीय सेहत का आईना होते हैं। ये बताते हैं कि सरकार अपनी आय से कितना ज्यादा खर्च कर रही है,
और इस अंतर को पाटने के लिए उसे कितना उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, उधारी की जरूरत दिखाते हैं ये। हाँ, मुख्य रूप से यही। कई तरह के घाटे होते हैं, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 4 महत्वपूर्ण घाटे, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं राजस्व घाटा, यानी रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या है? ये तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय, यानी वो रोजमर्रा वाले खर्चे, उसकी राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाते हैं। ओह, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने समझा था वो रेवेन्यू रिसीट्स से ज्यादा। हाँ, सीधा सा सूत्र है, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये तो वाकई चिंता की बात हो सकती है अगर सरकार अपने रोज के खर्चे भी अपनी रोज की कमाई से पूरे नहीं कर पा रही। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अपने नियमित खर्चे चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ सकता है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उस घाटे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट। हाँ, फिस्कल डेफिसिट। इसे सरकार की कुल उधारी जरूरत का सबसे सटीक पैमाना माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। सबसे सटीक पैमाना, इसे कैसे निकालते हैं और ये क्या बताता है ठीक-ठीक? देखिए, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों मिलाकर, और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। लेकिन प्राप्तियों में हम उधार से मिलने वाला पैसा शामिल नहीं करते। अच्छा, प्राप्तियों में उधार शामिल नहीं करते। नहीं, मतलब कुल प्राप्तियां कौन सी? राजस्व प्राप्तियां और वो पूंजीगत प्राप्तियां जिनसे सरकार पर कोई कर्ज ना बढ़े। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई अपनी कंपनी बेच दी, विनिवेश, हाँ। तो उससे जो पैसा आया वो कर्ज नहीं है। हाँ, वो तो एसेट बेचने से आया। बिल्कुल। हाँ। तो फिस्कल डेफिसिट का सूत्र हुआ कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। आसान भाषा में कहें तो ये वो कुल रकम है जो सरकार को उस साल अपने सारे खर्च पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ती है। मतलब ये आंकड़ा सीधे सीधे बता देता है कि सरकार असल में उस साल कितना नया कर्ज ले रही है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मतलब ज्यादा होने से क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो मतलब सरकार ज्यादा उधार ले रही है। ज्यादा उधार लेने से भविष्य में ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ता है। हाँ, वो तो है। और अगर सरकार बाजार से बहुत ज्यादा उधार लेती है तो बाजार में पैसे की कमी हो सकती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, और कभी-कभी ज्यादा घाटे से महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। ओह, इसके इतने सारे प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, समझ गई। अब तीसरे घाटे पर आते हैं, प्राइमरी घाटा, यानी प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या है? प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए हम फिस्कल डेफिसिट में से उस साल सरकार ने जो पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाया है उसे घटा देते हैं। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन्स। तो ये क्या दिखाता है? इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है कि पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के अलावा सरकार को अपने इस साल के बाकी खर्चों के लिए कितना नया उधार लेना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब इस साल की नीतियों और खर्चों की वजह से कितना उधार लेना पड़ रहा है, बिना पिछले ब्याज के बोझ को गिने। एकदम सही। अगर मान लीजिए प्राइमरी डेफिसिट 0 है या बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि सरकार को नया उधार मुख्य रूप से सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए ही लेना पड़ रहा है। उसके अपने इस साल के खर्चे उसकी कमाई से पूरे हो रहे हैं, ब्याज को छोड़कर। तो इसका कम होना अच्छा माना जाएगा। हाँ, इसका कम होना है वित्तीय अनुशासन का एक अच्छा संकेत माना जाता है। दिखाता है कि सरकार अपने मौजूदा खर्चों को नियंत्रण में रख रही है। ठीक है। और चौथा महत्वपूर्ण घाटा कौन सा है? चौथा है प्रभावी राजस्व घाटा, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये एक कह सकते हैं नई अवधारणा है, कुछ साल पहले इसे लाया गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये कैसे निकलता है? इसे निकालने के लिए हम रेवेन्यू डेफिसिट में से वो अनुदान ग्रांट से नेट घटा देते हैं जो केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए देती है। मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया सड़क, स्कूल वगैरह बनाने के लिए, उसे रेवेन्यू डेफिसिट से घटा देंगे। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? इसका मकसद क्या है? केंद्र के लिए तो वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना। हाँ, केंद्र के खाते में तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही गिना जाता है, लेकिन सोचिए राज्य उस पैसे से क्या कर रहे हैं? वो तो एसेट बना रहे हैं, सड़क, स्कूल। बिल्कुल। तो भले ही वो केंद्र का राजस्व व्यय है, लेकिन अंततः देश में उससे पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये माना गया कि रेवेन्यू डेफिसिट का वो हिस्सा उतना खराब नहीं है जो एसेट बनाने में जा रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसी चीज को ध्यान में रखकर राजस्व घाटे की ज्यादा सटीक तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है कि असल में अनुत्पादक राजस्व घाटा कितना है। अच्छा,
ये तो बहुत बारीक बात है। तो ये चारों घाटे, राजस्व, राजकोषीय, प्राथमिक और प्रभावी राजस्व घाटा, मिलकर सरकार की वित्तीय स्थिति की एक पूरी डिटेल्ड तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और परीक्षाओं के लिए इन चारों का मतलब, इनका फॉर्मूला और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इनसे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। निश्चित रूप से। तो ये तो हुई बजट की बात, सरकार कहाँ खर्च करेगी, कितना घाटा हो सकता है। लेकिन अब वो $1 मिलियन सवाल, ये पैसा आएगा कहाँ से? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर तस्वीर में आती है भारत की कराधान प्रणाली, यानी टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स। हाँ, बिल्कुल। सरकार की आय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत टैक्स ही है। और भारत में टैक्स सिस्टम को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्से? कौन कौन से? एक है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। पहले प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताइए, ये क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर वो टैक्स है जो जिस व्यक्ति या कंपनी पर लगाया जाता है, उसी को सीधे सरकार को चुकाना होता है। अच्छा, सीधे? हाँ, सीधे। इसका बोझ किसी और पर टाला नहीं जा सकता। शिफ्ट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। अगर इनकम टैक्स आप पर लगा है तो वो आपको ही भरना होगा, आप उसे अपने ग्राहक से या किसी और से नहीं वसूल सकते। समझ गई। बर्डन उसी पर है जिस पर लगा है। और इनकी प्रकृति, इनका नेचर कैसा होता है? क्या ये सबके लिए एक जैसे होते हैं? नहीं, प्रत्यक्ष कर आमतौर पर प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। प्रगतिशील, इसका क्या मतलब है? प्रगतिशील का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी आय या संपत्ति बढ़ती है, टैक्स की दर यानी रेट भी बढ़ती जाती है। अच्छा, मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा प्रतिशत टैक्स देगा। बिल्कुल। सिद्धांत यही है कि कराधान न्याय संगत हो। जिसकी कमाई ज्यादा, वो देश के खजाने में ज्यादा योगदान दे। इसके सबसे आम उदाहरण कौन से हैं डायरेक्ट टैक्स के? सबसे जाना माना उदाहरण तो है आयकर, इनकम टैक्स, जो हम सब अपनी कमाई पर देते हैं, सैलरीड लोग, बिजनेस वाले सब। हाँ, इनकम टैक्स। फिर है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियां अपने मुनाफे पर देती हैं। अच्छा, कंपनियों पर लगने वाला टैक्स। जी। इसके अलावा पहले संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स भी होता था, हालांकि अब वो खत्म कर दिया गया है। उपहार कर, गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। और एक और महत्वपूर्ण है पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये किस पर लगता है? ये तब लगता है जब आप कोई पूंजीगत संपत्ति जैसे कि कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स या सोना वगैरह बेचते हैं और उस पर आपको मुनाफा होता है। उस मुनाफे पर जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन्स टैक्स है। ओह, ठीक है। तो ये सब हुए प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है। अब दूसरे टाइप पर आते अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है और ये कैसे अलग है? अप्रत्यक्ष कर, जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये सीधे व्यक्ति की आय या मुनाफे पर नहीं लगते हैं। वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद बिक्री पर। जब आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं तो उसकी कीमत में ये टैक्स जुड़ा होता है। अच्छा, मतलब सामान्य सर्विस की कीमत में ही शामिल होता है? हाँ, इन्हें इकट्ठा तो दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर करता है और सरकार को जमा कराता है, लेकिन इसका असली बोझ किस पर पड़ता है? खरीदने वाले पर, कंज्यूमर पर। बिल्कुल, अंतिम उपभोक्ता पर। इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि ये लगता तो गुड्स सर्विसेज पर है, पर बोझ उपभोक्ता पर चला जाता है। इसे टाला जा सकता है, मतलब बोझ शिफ्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स का बोझ टाला नहीं जा सकता, पर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ घूम फिर कर आम उपभोक्ता पर आ जाता है। हाँ, और इसी वजह से अप्रत्यक्ष करों को अक्सर प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव कहा जाता है। रिग्रेसिव क्यों? क्योंकि ये अमीर और गरीब दोनों पर एक ही दर से लगते हैं। सोचिए, एक साबुन खरीदते समय एक बहुत अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स देगा जितना एक गरीब आदमी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन वो टैक्स गरीब आदमी के आय का एक बड़ा हिस्सा होता है, जबकि अमीर आदमी के लिए वो कुछ भी नहीं। इसीलिए इसे प्रतिगामी कहते हैं, क्योंकि ये कम आय वालों पर ज्यादा बोझ डालता है अनुपात में। ये अंतर समझना जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण क्या हैं? आज के समय में इसका सबसे बड़ा और सबसे व्यापक उदाहरण है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। हाँ, जीएसटी। इसके अलावा जो सामान हम विदेशों से मंगाते हैं उस पर लगता है सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, इंपोर्टेड सामान पर? जी, पहले उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी भी एक बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स था जो देश में बनने वाले सामान पर लगता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद इसका ज्यादातर हिस्सा जीएसटी में ही समा गया है।
कुछ चीजों पर अभी भी लगता है, जैसे पेट्रोलियम। हाँ, पेट्रोलियम और शराब शायद जीएसटी से बाहर है अभी। जी बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार रहा है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्रांति जैसा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना जरूरी है। हाँ, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वाकई भारत की कर व्यवस्था में एक मील का पत्थर है। ये कब लागू हुआ था याद है? हाँ, 1 जुलाई 2017 से मिडनाइट में लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। और इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। कौन सा संशोधन था? ये था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। करेक्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसका मुख्य मकसद क्या था? इतने सारे अलग अलग टैक्स तो थे ही, फिर ये एक टैक्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मकसद था सरलीकरण और एकीकरण। पहले क्या था, केंद्र के अपने कई इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। राज्यों के अपने अलग टैक्स थे, जैसे वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। हाँ, बहुत सारे थे, कंफ्यूजन भी होता था। और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर अलग अलग टैक्स लगते थे। तो जीएसटी का सबसे बड़ा मकसद था इन ढेरों अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाना पूरे देश के लिए। वही एक राष्ट्र एक कर वाला आइडिया, वन नेशन वन टैक्स। जी हाँ, वही। इससे टैक्स का जाल सरल हुआ, व्यापार करना आसान हुआ। और एक और बड़ी समस्या थी टैक्स ऑन टैक्स, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट। हाँ, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। हाँ, वो समस्या भी जीएसटी से काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है। अच्छा, ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है शायद कि असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी विधेयक की पुष्टि की थी। हाँ, ये फैक्ट भी याद रखने लायक है। असम पहला राज्य था। अब देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, पूरे देश में लागू है, तो इसके नियम कानून कौन तय करता है? रेट्स कौन तय करता है? हाँ, ये फैसले कौन लेता है? इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, जीएसटी परिषद, यानी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, इसका जिक्र संविधान में है। हाँ, ये 101वें संशोधन से ही संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 279A। उसी के तहत जीएसटी काउंसिल बनी है। इस काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद में केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनकी विधानसभा है, के प्रतिनिधि होते हैं। कुल मिलाकर 33 सदस्य हैं। 33 सदस्य कैसे? 2 केंद्र से होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, और 31 राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों से जिनके पास विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। उनके वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित कोई और मंत्री। अच्छा, और इसका अध्यक्ष? भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ही इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और ये काउंसिल करती क्या है? जीएसटी से जुड़े सारे बड़े फैसले यही काउंसिल लेती है। जैसे जीएसटी की दरें क्या होंगी, 5%, 12%, 18%, 28% वाली, किन चीजों को जीएसटी से छूट मिलेगी, जीएसटी के नियम क्या होंगे, ये सब फैसले यही होते हैं, आमतौर पर सर्वसम्मति से या फिर बहुमत से। अधिभार, सरचार्ज और उपकर, सेस, ये क्या होते हैं और इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों भी टैक्स के ऊपर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स हैं, पर इनमें एक बुनियादी फर्क है जो समझना बहुत जरूरी है। बताइए क्या फर्क है? अधिभार यानी सरचार्ज भी कर पर कर है। ये आमतौर पर ज्यादा आय वाले लोगों या कंपनियों पर लगाया जाता है। अच्छा, मतलब टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, खासकर अमीरों पर। हाँ, ज्यादातर। अब इससे जो पैसा सरकार को मिलता है वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और सरकारों से किसी भी काम में खर्च कर सकती है, जैसे वो सामान्य टैक्स से मिले पैसे को करती है। कोई रोक टोक नहीं कि कहाँ खर्च करना है। अच्छा, सरचार्ज का पैसा कहीं भी यूज हो सकता है। तो फिर उपकर यानी सेस कैसे अलग है? उपकर यानी सेस भी टैक्स के ऊपर लगता है, लेकिन ये किसी खास मकसद, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लगाया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस? जैसे शिक्षा के लिए एजुकेशन सेस, हाँ। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेस, या स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छ भारत सेस, या अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी है। अच्छा। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि सेस से जो पैसा जमा होता है वो सरकार सिर्फ और सिर्फ उसी मकसद पर खर्च कर सकती है जिसके लिए वो लगाया गया है। अच्छा, उसे किसी और काम पर खर्च नहीं किया जा सकता। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। सरचार्ज का पैसा कहीं भी, सेस का पैसा सिर्फ उसी खास काम पर जिसके लिए लिया गया है। बिल्कुल। और सेस जरूरी नहीं कि सिर्फ अमीरों पर लगे, ये सभी टैक्स देने वालों पर लग सकता है। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिहाज से। अच्छा, एक और शब्द कभी कभी सुनने में आता है, पिगोवियन कर। ये क्या भला है? लगता तो बड़ा फैंसी नाम है। हाँ, नाम थोड़ा अलग है, पर कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है।
पिंगोवियन टैक्स किसी ऐसी आर्थिक गतिविधि पर लगाया जाता है जिसके समाज पर नकारात्मक बाहरी प्रभाव पड़ते हों। नकारात्मक बाहरी प्रभाव, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, मतलब कोई ऐसी गतिविधि जिससे करने वाले को तो फायदा हो पर समाज को या पर्यावरण को नुकसान हो, जैसे प्रदूषण फैलाना। अच्छा, जैसे फैक्ट्री से प्रदूषण। हाँ, तो पिंगोवियन टैक्स का मकसद होता है उस गतिविधि को महंगा बनाकर उसे हतोत्साहित करना या फिर उस नुकसान की भरपाई के लिए पैसा जुटाना। इसका कोई उदाहरण देंगे? जैसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्बन टैक्स लगाना, ये एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, कार्बन टैक्स। या फिर सिगरेट जैसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाना, वो भी एक तरह का पिंगोवियन टैक्स ही है, क्योंकि धूम्रपान से समाज पर स्वास्थ्य का बोझ पड़ता है। अच्छा। और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए उस पर टैक्स लगाना, हाँ, वो भी इसी श्रेणी में आ सकता है। विचार ये है कि जो गतिविधि समाज पर लागत डाल रही है उसे उसकी कीमत चुकानी चाहिए ताकि लोग उसे कम करें। ये पिंगोवियन टैक्स वाला आइडिया तो वाकई सोचने लायक है। तो हमने आज बजट की परिभाषा से शुरू किया, फिर उसके प्रकार, उसके घटक, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझे। हाँ, फिर हमने 4 तरह के महत्वपूर्ण घाटे देखे: राजस्व, राजकोषीय, प्राथमिक और प्रभावी राजस्व घाटा। बिल्कुल। और फिर हम आए सरकार की कमाई के साधन यानी टैक्स पर। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उनके बीच का फर्क, प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव नेचर। और फिर हमने विस्तार से बात की जीएसटी पर, वो क्यों आया, कैसे काम करता है, जीएसटी काउंसिल क्या है, और आखिर में सरचार्ज, सेस और पिंगोवियन टैक्स को भी समझा। हाँ, मतलब बजट और टैक्स सिस्टम की एक काफी अच्छी व्यापक तस्वीर आज हमने समझने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो यही थी कि इन सभी अहम अवधारणाओं को सरल तरीके से रखा जाए। संक्षेप में कहें तो बजट सरकार का रोडमैप है, घाटे उसकी स्पीड ब्रेकर या एक्सेलरेटर बताते हैं, और टैक्स उस गाड़ी का ईंधन है। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। रोड मैप, स्पीड ब्रेकर, ईंधन। और जीएसटी ने इस ईंधन प्रणाली में कह सकते हैं एक बड़ा ओवरहॉल किया है। बिल्कुल। और ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसा हमने शुरू में कहा था, एसएससी, यूपीएससी और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन का ये कोर हिस्सा है। इनकी गहरी समझ न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगी, हाँ, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी हमें ये समझने में मदद करती है कि देश की आर्थिक नीतियां कैसे बन रही हैं और उनका हम पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, इन विषयों पर पकड़ बनाना वाकई जरूरी है। तो श्रोताओं से भी हम पूछना चाहेंगे, बजट और टैक्स से जुड़े इन पहलुओं पर आप क्या सोचते हैं? क्या कोई ऐसा बिंदु है जिसे आप और विस्तार से समझना चाहेंगे, या कोई ऐसी चीज जिस पर आपकी अपनी कोई राय हो? नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। हाँ, आपके सवाल और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जाते जाते एक सवाल हम भी छोड़ जाते हैं आपके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। भविष्य में सरकार की बजट नीतियां और टैक्स सुधार, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, देश के आर्थिक विकास की रफ्तार और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर कैसा असर डालेंगे। ये सोचना जरूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या ये सही दिशा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अच्छा, कभी ये सोचा है कि बाजार में चीजों के दाम ऐसे ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? कभी प्याज देखो एकदम सोने के भाव बिकता है, तो कभी बिल्कुल सस्ता। हाँ, ये तो है। या फिर जैसे आम जब मौसम में आते हैं तो ठीक रेट पे मिलते हैं, लेकिन पहले या बाद में खरीदो तो बस पूछो मत। आखिर ये चक्कर क्या है? ये बाजार खाना सबसे बुनियादी खेल है, और इसके पीछे 2 बहुत ताकतवर खिलाड़ी काम करते हैं। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उनके लिए इन खिलाड़ियों को समझना बहुत जरूरी है। ये मतलब इकोनॉमिक्स की नींव है एक तरह से। हाँ, तो आज हम इन्हीं 2 जबरदस्त शक्तियों की गहराई में उतरने वाले हैं। मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई। यही वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि बाजार में क्या बनेगा, कितना बनेगा और सबसे जरूरी किस कीमत पर बिकेगा। कोशिश यही रहेगी कि इसे बिल्कुल आसान भाषा में रोजमर्रा की मिसालों से समझें, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये तो हर रोज हर पल हमारे आसपास हो रहा है। तो चलिए पहली शक्ति से शुरू करते हैं, मांग, डिमांड। क्या होती है ये मांग? क्या बस किसी चीज को चाह लेना ही काफी है? हाँ, जैसे मुझे एक बहुत शानदार बाइक चाहिए, क्या ये मेरी मांग होगी फिर? देखिए, चाहना तो पहला कदम है, पर अर्थशास्त्र में मांग का मतलब थोड़ा स्पेसिफिक है।
मांग तब बनती है जब कोई उपभोक्ता यानी कंज्यूमर किसी तय कीमत पर एक तय समय में कोई चीज खरीदने को तैयार हो और उसे खरीदने में सक्षम भी हो। यानी इच्छा तो हो, साथ में जेब में पैसा भी हो, खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं, वो भी होनी चाहिए। तो आपकी बाइक की इच्छा है, लेकिन अगर उसे खरीदने के पैसे भी हैं, तभी वो इकोनॉमिक्स की नज़र में डिमांड कहलाएगी। अच्छा, मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, उसे पूरा करने की ताकत भी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई। अब ये मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड क्या भला है? सुनने में तो बड़ा भारी भरकम सा लगता है। नाम भले भारी हो, पर नियम बड़ा सीधा साधा है असल में। ये कहता है कि बाकी सब बातें अगर वैसी ही रहें, तो जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं, मतलब उसकी मांग बढ़ जाती है। और जब कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, यानी मांग कम हो जाती है। कीमत और मांग में एक तरह का उल्टा रिश्ता है। इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे सेल लगने पर दुकानों में भीड़ बढ़ जाती है ना? कीमत कम हुई तो खरीदने वाले ज्यादा आ गए। बिल्कुल। और अगर कोई चीज अचानक महंगी हो जाए तो लोग उसे खरीदना टाल देते हैं या कम कर देते हैं। कीमत ऊपर तो मांग नीचे, कीमत नीचे तो मांग ऊपर। यही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही है मांग का नियम। और जब हम इसी रिश्ते को एक तस्वीर मतलब एक ग्राफ पर दिखाते हैं तो उसे मांग वक्र या डिमांड कर्व कहते हैं। हाँ, वो ग्राफ जो किताबों में अक्सर दिखता है। एक लाइन जो ऐसे नीचे की तरफ जाती है, वो नीचे क्यों जाती है? वो नीचे इसलिए जाती है क्योंकि वो वही दिखाती है जो हमने अभी डिस्कस किया। ग्राफ में हम एक तरफ y एक्सिस पर कीमत दिखाते हैं और दूसरी तरफ x एक्सिस पर मांगी जाने वाली मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। तो वक्र का बाएं से दाएं नीचे की ओर जाना, डाउनवर्ड स्लोपिंग जिसे कहते हैं, ये दिखाता है कि जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है, मतलब y एक्सिस पर नीचे आते हैं, वैसे वैसे लोग उस चीज की ज्यादा मात्रा खरीदने लगते हैं, यानी x एक्सिस पर दाएं जाते हैं। कीमत कम, मात्रा ज्यादा। समझ गई। कीमत और मात्रा का उल्टा रिश्ता, इसीलिए वक्र नीचे की ओर। लेकिन एक मिनट, क्या किसी चीज की मांग सिर्फ उसकी कीमत पर ही निर्भर करती है? मुझे तो लगता है और भी बातें होंगी जो असर डालती होंगी। बहुत अच्छा सवाल। कीमत बेशक सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन अकेला नहीं है। कई और कारक हैं, कई और फैक्टर्स हैं जो मांग को घटा या बढ़ा सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं मांग के निर्धारक तत्व या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अच्छा, जैसे कि? कौन कौन से? सबसे पहले तो है उपभोक्ता की आय, यानी इनकम। आमतौर पर जब लोगों की कमाई बढ़ती है तो वो सामान्य चीजें, नॉर्मल गुड्स जिन्हें कहते हैं, उनकी मांग बढ़ा देते हैं। हाँ। शायद बेहतर कपड़े खरीदें, बाहर ज्यादा खाना खाएं, इस तरह की चीजें। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी घटिया मानी जाने वाली वस्तुएं भी होती हैं, इंफीरियर गुड्स, जिनकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? जैसे मान लीजिए किसी की कमाई बढ़ गई तो वो शायद लोकल बस छोड़कर अपनी गाड़ी या टैक्सी इस्तेमाल करने लगे, तो यहाँ बस की मांग उसके लिए कम हो गई, है ना? हाँ, ये तो होता है। ठीक है, और क्या है? फिर आती हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें, रिलेटेड गुड्स की कीमतें। इसमें दो तरह की चीजें हैं। पहली, स्थानापन्न वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट्स, वो चीजें जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे चाय और कॉफी। हाँ, चाय नहीं तो कॉफी। बिल्कुल। अगर चाय अचानक बहुत महंगी हो जाए तो हो सकता है लोग कॉफी ज्यादा पीना शुरू कर दें, मतलब कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। और दूसरी तरह की कौन सी है? दूसरी हैं पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्स, वो चीजें जो अक्सर साथ में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार और पेट्रोल या प्रिंटर और कार्ट्रिज। सोचिए अगर पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगें, हाँ, आजकल जैसे हो रहा है। हाँ, तो शायद लोग नई कार खरीदने का प्लान थोड़ा टाल दें या अपनी कार कम चलाएं। इससे कार की मांग पर असर पड़ेगा। ये भी सही बात है। पेट्रोल के दाम बढ़ते ही चिंता होने लगती है। अच्छा, और किन बातों से फर्क पड़ता है मांग पर? लोगों की रुचि, पसंद नापसंद, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस जिसे कहते हैं, वो भी बड़ा रोल निभाती हैं। कोई नया फैशन आ गया, किसी चीज का बहुत विज्ञापन हुआ, या लोगों की क्या कहते हैं सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ी, जैसे आजकल ऑर्गेनिक खाने का ट्रेंड है, तो मांग बदल जाती है। हाँ, ये तो है। फिर भविष्य में कीमतों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, ये भी काम करती हैं। अगर खबर उड़े कि भाई सोने के दाम बढ़ने वाले हैं तो लोग आज ही ज्यादा सोना खरीद सकते हैं। या प्याज के दाम बढ़ने की आशंका हो तो लोग स्टॉक कर लेते हैं घरों में। हाँ, ये प्याज वाला उदाहरण तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। इसके अलावा देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन, जाहिर है जितने ज्यादा लोग होंगे चीजों की कुल मांग उतनी ही ज्यादा होगी। और आखिर में मौसमी कारक, सीजनल फैक्टर्स,
जैसे सर्दियों में गर्म कपड़ों की हीटर की मांग बढ़ जाती है और गर्मियों में एसी, कूलर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की। ये सब मिलकर तय करते हैं कि किसी चीज को कितने लोग कितनी मात्रा में खरीदना चाहेंगे। वाह, मतलब मांग सिर्फ कीमत का खेल नहीं है, इसमें तो हमारी कमाई, दूसरी चीजों के दाम, हमारी पसंद, भविष्य के अंदाजे, आबादी, मौसम, सब कुछ जुड़ा हुआ है। काफी दिलचस्प है ये तो। चलिए अब बाजार की दूसरी बड़ी ताकत की तरफ बढ़ते हैं, आपूर्ति यानी सप्लाई। ये क्या चीज है? हाँ, तो जैसे मांग खरीदार के नजरिए से थी, वैसे ही आपूर्ति बेचने वाले या उत्पादक, प्रोड्यूसर या सेलर के नजरिए से है। आपूर्ति का मतलब है कि कोई उत्पादक किसी निश्चित समय पर अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु या सेवा की कितनी मात्रा बेचने को तैयार है और सक्षम भी है। यहाँ भी तैयार और सक्षम दोनों जरूरी हैं। जी। इच्छा तो हो सकती है बहुत बेचने की, पर अगर उतना माल बना ही नहीं या बाजार तक पहुंचाने का इंतजाम नहीं है तो वो असल आपूर्ति नहीं कहलाएगी। अच्छा। जैसे कोई किसान चाहे कि वो 100 बोरी गेहूं बेचे, पर अगर उसके खेत में पैदावार ही मान लीजिए 60 बोरी हुई, तो उसकी वास्तविक आपूर्ति 60 बोरी ही मानी जाएगी। बिल्कुल सही, एकदम सही उदाहरण है। अब जैसे मांग का नियम था, वैसे ही आपूर्ति का भी एक नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, और ये क्या कहता है? क्या ये भी मांग जैसा ही है? नहीं, ये मांग के नियम से ठीक उल्टा है। आपूर्ति का नियम कहता है कि बाकी सब बातें अगर वैसी ही रहें, तो जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक उसकी ज्यादा मात्रा बेचना चाहते हैं, यानी आपूर्ति बढ़ जाती है। और जब कीमत कम होती है तो वे कम मात्रा बेचना चाहते हैं, यानी आपूर्ति कम हो जाती है। यहां कीमत और आपूर्ति के बीच सीधा रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। कीमत ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, कीमत कम तो सप्लाई भी कम। ऐसा क्यों? उत्पादक ऐसा क्यों करते हैं भला? देखिए, उत्पादक का मुख्य मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना, है ना? हाँ बिल्कुल। तो जब किसी चीज की कीमत बाजार में बढ़ती है तो उसे बेचने में ज्यादा फायदा नजर आता है। ज्यादा मुनाफे की लालच में या उम्मीद में उत्पादक कोशिश करते हैं कि ज्यादा माल बनाएं और ज्यादा बेचें। जैसे अगर टमाटर के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हों तो किसान अगली बार शायद ज्यादा जमीन पर टमाटर उगाने की सोचेगा, मुनाफा दिख रहा है उसे। समझ गई, ये सारा मुनाफे का खेल है। तो फिर इसका भी ग्राफ बनता होगा, आपूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि नियम उल्टा है मांग से, तो इसका वक्र भी मांग वक्र से उल्टा दिखता है। आपूर्ति वक्र आमतौर पर बाएं से दाएं देखने पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, अपवर्ड स्लोपिंग जिसे कहते हैं। यहाँ भी वाई एक्सिस पर कीमत होती है और एक्स एक्सिस पर आपूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी सप्लाइड। ये ऊपर जाता हुआ कर्व यही दिखाता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, यानी वाई एक्सिस पर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे उत्पादक ज्यादा मात्रा बेचने को तैयार होते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर दाएं जाते हैं। ठीक है, कीमत ज्यादा, मात्रा भी ज्यादा, इसलिए कर्व ऊपर की तरफ। अब फिर वही सवाल, क्या आपूर्ति भी सिर्फ कीमत से ही तय होती है या यहाँ भी दूसरे खिलाड़ी हैं मैदान में? यहाँ भी कीमत सबसे अहम है, पर दूसरे कई महत्वपूर्ण कारक है बिल्कुल, जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कहते हैं। सबसे बड़ा है उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, कच्चा माल, मजदूरी, बिजली, किराया, कर्ज का ब्याज वगैरह वगैरह। अगर ये लागत बढ़ जाए तो उत्पादक का मुनाफा कम हो जाएगा। ऐसे में हो सकता है वो उत्पादन कम कर दे, यानी आपूर्ति घट जाए। टेक्नोलॉजी का भी तो असर होता होगा। आजकल नई नई मशीनें आ रही हैं, ऑटोमेशन हो रहा है। बहुत बड़ा असर, बिल्कुल। नई और बेहतर तकनीक, टेक्नोलॉजी अक्सर उत्पादन को ज्यादा तेज और सस्ता बना देती है। कम लागत में ज्यादा उत्पादन होता है तो मुनाफा बढ़ता है और उत्पादक आपूर्ति बढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। और सरकार की नीतियां, जैसे टैक्स वगैरह लगा देती है सरकार। हाँ, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत मायने रखती हैं। अगर सरकार किसी चीज पर भारी टैक्स लगा दे तो उत्पादक की लागत बढ़ जाती है और आपूर्ति कम हो सकती है। दूसरी तरफ अगर सरकार किसी चीज के उत्पादन पर सब्सिडी दे, यानी आर्थिक मदद दे, तो लागत कम हो जाती है और उत्पादक ज्यादा आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अच्छा, सब्सिडी मिलने से सप्लाई बढ़ सकती है, ये दिलचस्प है। और क्या फैक्टर्स हैं? संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी असर डालती हैं, लेकिन यहाँ उत्पादक के नजरिए से देखना होगा। मान लीजिए एक किसान गेहूं और चना दोनों उगा सकता है। अगर बाजार में चने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो किसान शायद गेहूं की जगह चने की खेती ज्यादा करेगा ताकि ज्यादा कमा सके, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे में गेहूं की आपूर्ति अपने आप कम हो जाएगी। ये तो समझ आता है, जिधर ज्यादा फायदा दिखेगा उधर ही जाएंगे। एग्जैक्टली। फिर यहाँ भी भविष्य की कीमतों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस काम करती हैं। अगर उत्पादकों को लगे कि किसी चीज के दाम भविष्य में और बढ़ने वाले हैं, तो वो शायद आज अपना माल रोक लें,
स्टॉक जमा कर लें ताकि बाद में ऊंचे दाम पर बेच सकें। इससे मौजूदा आपूर्ति कम हो जाएगी। और हाँ, आपने खेती-बाड़ी की बात की, तो मौसम और प्राकृतिक हालात का क्या? निश्चित रूप से प्राकृतिक स्थितियां, नेचुरल कंडीशंस जैसे मौसम, बारिश, बाढ़, सूखा, इन सब का खासकर कृषि उत्पादों की आपूर्ति पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छी बारिश से फसल अच्छी होती है और आपूर्ति बढ़ती है, सूखे से घट जाती है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि बाजार में किसी चीज की कितनी सप्लाई आएगी। तो हमने समझ लिया कि खरीदार मांग कैसे सोचते हैं और बेचने वाले आपूर्ति कैसे। ये दोनों बाजार में आमने सामने आते हैं। तो फिर कीमत तय कैसे होती है आखिर? कहाँ जाकर बात बनती है इन दोनों की? जहां इन दोनों शक्तियों का क्या कहते हैं संतुलन बनता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वो एक तरह से जादुई बिंदु है जहां जितनी मात्रा में उपभोक्ता कोई चीज खरीदना चाहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक उतनी ही मात्रा में उत्पादक उस चीज को बेचने के लिए तैयार होते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। और इस बिंदु पर जो कीमत तय होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो कीमत है जिस पर ना तो माल की कमी होती है, ना ही माल बिना बिके बचता है, एकदम बैलेंस्ड। और इस कीमत पर जितनी मात्रा खरीदी और बेची जाती है उसे कहते हैं संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर ग्राफ पर देखें तो ये वो जगह है जहां नीचे जाता हुआ मांग वक्र और ऊपर जाता हुआ आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे कहते हैं। पर क्या बाजार हमेशा इसी एकदम सही संतुलन पर रहता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कभी चीजें कम पड़ जाती हैं और कभी-कभी तो माल भरा पड़ा रहता है दुकानों में, कोई लेता ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाजार हमेशा संतुलन में नहीं रहता। असंतुलन की दो मुख्य स्थितियां बनती हैं। पहली है अतिरिक्त आपूर्ति, एक्सेस सप्लाई, जिसे सरप्लस भी कहते हैं। ये तब होता है जब किसी वजह से बाजार में कीमत संतुलन कीमत से ज्यादा तय हो जाती है या हो जाती है। अब कीमत ज्यादा देखकर उत्पादक तो खूब माल ले आते हैं बेचने। हाँ, मुनाफे के चक्कर में। बिल्कुल। पर महंगी होने की वजह से खरीदार उतना खरीदते नहीं। नतीजा, माल बिकता नहीं, दुकानों में ढेर लग जाता है, स्टॉक बढ़ जाता है। और दूसरी स्थिति? दूसरी है अतिरिक्त मांग, एक्सेस डिमांड, जिसे शॉर्टेज या कमी कहते हैं। ये तब होता है जब कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। चीज सस्ती देखकर खरीदार तो टूट पड़ते हैं। हाँ, खरीदने की होड़ लग जाती है। सही कहा। पर कम कीमत पर उत्पादक ज्यादा माल बेचना नहीं चाहते या शायद बना नहीं पाते। नतीजा, चीज की कमी हो जाती है, दुकानों पर माल खत्म या आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग जाता है। तो फिर इन गड़बड़ियों का होता क्या है? बाजार ऐसे ही गड़बड़ चलता रहता है? नहीं, बाजार की खूबी है, अगर बाहर से कोई ज्यादा दखल अंदाजी ना हो, जैसे सरकार कीमत फिक्स ना कर दे या कुछ ऐसा, तो बाजार में खुद को ठीक करने की, वापस संतुलन की तरफ जाने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। जब अतिरिक्त आपूर्ति होती है, माल बिक नहीं रहा होता, तो बेचने वाले क्या करेंगे? वो दाम घटाना शुरू कर देते हैं ताकि स्टॉक निकले। हाँ, कुछ तो बिके। बिल्कुल। दाम कम होते ही मांग बढ़ने लगती है और ज्यादा दाम पर सप्लाई करने वाले कुछ पीछे हटते हैं। धीरे धीरे बाजार वापस संतुलन कीमत पर आ जाता है। और जब कमी होती है तब क्या होता है? जब चीज कम होती है और खरीदने वाले ज्यादा, तो बेचने वालों को मौका दिखता है दाम बढ़ाने का। हाँ, वो फायदा उठाते हैं। कह सकते हैं, जैसे ही दाम बढ़ते हैं कुछ खरीदार पीछे हट जाते हैं, मांग कम होती है और बड़ी कीमत देखकर उत्पादक ज्यादा माल लाने को तैयार हो जाते हैं, यानी आपूर्ति बढ़ती है। इससे भी धीरे धीरे बाजार वापस संतुलन की ओर बढ़ता है। इसे बाजार का स्वतः समायोजन, सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। अरे वाह! बाजार खुद ही अपनी राह ढूंढ लेता है, एक तरह से कीमत को सही जगह ले आता है। ये तो कमाल की बात है। तो ये जो मांग और आपूर्ति की हमने इतनी बातें की, इनका असल दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? ये सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ने की चीजें हैं या वाकई इनका कोई बड़ा रोल है? नहीं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इनका असली अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले, जैसा हमने देखा, ये वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करती हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। कोई चीज कितनी महंगी या सस्ती होगी, ये काफी हद तक मांग और आपूर्ति ही तय करते हैं। हाँ, ये तो सबसे सीधा असर है। और इसके अलावा ये समाज के सीमित संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन भी तय करते हैं। हमारे पास पैसा, कच्चा माल, मेहनत करने वाले लोग, ये सब सीमित हैं। इन्हें कहाँ लगाया जाए? मांग और आपूर्ति मिलकर इशारा करते हैं कि किन चीजों को बनाना ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है। संसाधन उन्हीं उद्योगों की तरफ जाते हैं जिनकी चीजों की मांग ज्यादा है और सप्लाई करना प्रॉफिटेबल है। ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के ठीक से चलने के लिए बेहद जरूरी लगता है। बिल्कुल।
ये हमें उपभोक्ता और उत्पादक के व्यवहार, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं कि लोग कीमत बदलने पर कैसे रिएक्ट करते हैं और उत्पादक क्यों कभी ज्यादा या कभी कम माल बनाते हैं। और हाँ, ये नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी बहुत अहम है। सरकार जब टैक्स लगाने, सब्सिडी देने या किसी चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने जैसे फैसले लेती है तो उसे मांग और आपूर्ति पर पड़ने वाले असर का अंदाजा लगाना होता है। हाँ, परीक्षाओं में तो ऐसे विश्लेषण वाले सवाल आते ही हैं। बिल्कुल। और देश की तरक्की यानी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका हाथ होता है। जब मांग और आपूर्ति में एक सुस्त संतुलन होता है तो उत्पादन और खपत ठीक चलती रहती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और देश के विकास में मदद मिलती है। चलिए कुछ जाने पहचाने उदाहरणों से इसे और पक्का करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाँ, ये तो क्लासिक उदाहरण है। जब अंतर्राष्ट्रीय वजहों से, जैसे किसी देश में लड़ाई हो गई या तेल उत्पादक देशों ने कोई फैसला ले लिया, कच्चे तेल की आपूर्ति, सप्लाई घट जाती है। लेकिन गाड़ियां तो उतनी ही चल रही हैं, यानी मांग, डिमांड बनी हुई है। नतीजा क्या होता है? दाम बढ़ जाते हैं तेजी से। एग्जैक्टली। मांग ज्यादा, आपूर्ति कम, संतुलन बिगड़ता है और पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। और वो फलों वाला उदाहरण, आम। हाँ, अरे हाँ, वो आम वाला मामला। बिल्कुल। जब मौसम की शुरुआत में आम बाजार में कम आते हैं, आपूर्ति कम, लेकिन खाने वालों की तलब ज्यादा होती है, मांग ज्यादा, तो शुरू में दाम तेज रहते हैं। फिर जब मौसम पीक पर होता है, चारों तरफ से भरपूर आम आने लगते हैं, आपूर्ति बढ़ जाती है, तो वही आम सस्ते हो जाते हैं। और कभी-कभी किसी कॉन्सर्ट या मैच के टिकट हजारों लाखों में क्यों बिकने लगते हैं? वो भी इसी वजह से। ये भी वही कहानी है। मान लीजिए किसी बहुत बड़े स्टार का शो है और स्टेडियम में सीटें सिर्फ मान लीजिए 20,000 हैं। आपूर्ति सीमित है, एकदम फिक्स्ड, और बढ़ाई नहीं जा सकती। हाँ, सीटें तो उतनी ही रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन उस शो को देखने के लिए शायद 2 लाख लोग टिकट चाहते हैं, मांग बहुत ज्यादा है। नतीजा, सीमित टिकटों की कीमत आसमान छूने लगती है, क्योंकि लोग उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। और आजकल बड़े शहरों में घर खरीदना या किराया इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? ये भी यही है। इसका भी मुख्य कारण मांग और आपूर्ति का असंतुलन ही है। शहरों में जमीन सीमित है, आपूर्ति बढ़ नहीं सकती आसानी से, लेकिन अच्छी नौकरी, पढ़ाई, सुविधाओं के लिए लोग लगातार शहरों की तरफ आ रहे हैं। इससे रहने के लिए घरों की मांग, डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जब सीमित आपूर्ति पर भारी मांग का दबाव पड़ता है तो प्रॉपर्टी की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। तो ये सारे उदाहरण साफ दिखाते हैं कि मांग और आपूर्ति कोई हवाई बातें नहीं है। ये सीधे सीधे हमारी जेब पर असर डालती हैं और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। और इन्हें समझना हमें एक ज्यादा जानकार और जागरूक नागरिक और उपभोक्ता बनाता है। खासकर परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो करंट अफेयर्स में होने वाली आर्थिक घटनाओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए ये बुनियाद का काम करती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मांग यानी खरीदार की इच्छा और क्षमता और आपूर्ति बेचने वाले की इच्छा और क्षमता, ये 2 ताकतें बाजार के अखाड़े में उतरती हैं और इनकी खींचतान से ही तय होता है कि किस चीज की क्या कीमत होगी और वो कितनी मात्रा में खरीदी बेची जाएगी। जहां ये दोनों बराबर हो जाते हैं वही बाजार संतुलन, इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इन बुनियादी अवधारणाओं को समझना सिर्फ SSC, UPSC जैसी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमें अपने आसपास की आर्थिक दुनिया, भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, कोई चीज़ अचानक सस्ती क्यों हो गई, इन सबको बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरा सोचिए, जब सरकार नीतियां बनाती है, जैसे किसी चीज पर भारी टैक्स लगा देती है या किसी जरूरी चीज पर सब्सिडी देती है, तो ये मांग और आपूर्ति के इस कुदरती संतुलन को कैसे प्रभावित करती होगी? क्या इसका असर हमेशा सबके लिए अच्छा होता है या इससे किसी को, उपभोक्ता या उत्पादक को फायदा और किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है कि बाजार की नेचुरल फोर्सेस के साथ जब बाहरी छेड़छाड़ होती है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और क्या आपके ध्यान में हाल फिलहाल का कोई ऐसा उदाहरण है जहां किसी चीज की कीमत, मांग या आपूर्ति में बड़े बदलाव की वजह से एकदम से घटी या बढ़ी हो? अपने विचार और उदाहरण नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अर्थव्यवस्था, ये शब्द सुनते ही कई लोगों को थोड़े मुश्किल ग्राफ और बड़े-बड़े आंकड़े याद आने लगते हैं। लगता है जैसे ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की बात हो। हाँ, ये धारणा तो है, पर असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल। हमारी रोज की जिंदगी, सुबह की चाय से लेकर
मोबाइल का रिचार्ज हो, नौकरी ढूंढना हो या सरकार कोई नई स्कीम लाए, सब कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है। सही बात है। और खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स की समझ बहुत ही जरूरी है। हाँ, सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि देश और दुनिया असल में चल कैसे रहे हैं, एक नजरिया मिलता है। तो आज हम इसी इकोनॉमिक्स की दुनिया की कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि ये है क्या, कैसे काम करती है। अब मेरा अगला विषय है अर्थशास्त्र का आधार, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। ये इकोनॉमिक्स की बिल्कुल जड़ है ना? बिल्कुल, यहीं से सब शुरू होता है। सोचिए, हमारी जरूरतें, हमारी ख्वाहिशें कितनी सारी हैं। अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बढ़िया खाना, घूमना फिरना, लिस्ट तो मतलब खत्म ही नहीं होती। हाँ, इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन इन सब को पूरा करने के साधन मतलब रिसोर्सेज, जी, जैसे पैसा है, समय है, जमीन है, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो सीमित है। हाँ, वो लिमिटेड है। बिल्कुल। इसी कमी को, इसी लिमिटेशन को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं स्कैर्सिटी। स्कार्सिटी, कमी। हाँ, कमी या सीमितता। और इसी स्कार्सिटी की वजह से हमें चुनना पड़ता है। सारे आर्थिक फैसले इसी चुनाव से पैदा होते हैं। चुनना पड़ता है, जैसे मान लीजिए किसान है, उसके पास जमीन का एक टुकड़ा है, वो लिमिटेड है। अब उसे तय करना है कि भाई इस पर गेहूं उगाऊं या गन्ना उगाऊं। अच्छा, दोनों तो एक साथ पूरी जमीन पर नहीं उगा सकता ना, उसे चुनना पड़ेगा। हाँ, और ये चुनाव तो सिर्फ किसान ही नहीं, हम सब रोज करते हैं। सुबह उठकर ये सोचना कि पहले पढ़ाई करें या एक्सरसाइज, ये भी तो एक चुनाव है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। बिल्कुल, और सरकारें भी यही करती हैं। उनके पास टैक्स से आया हुआ पैसा सीमित है। अब वो सोचती हैं कि इससे सड़कें ज्यादा बनवाएं या स्कूल खोलें या फिर डिफेंस पर खर्च करें। तो हर किसी को, इंडिविजुअल हो या सरकार, चुनाव करना ही पड़ता है। और जब हम कोई एक चीज चुनते हैं तो जाहिर है कोई दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। और वो जो दूसरी सबसे अच्छी चीज, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ी है ना, उसी के मूल्य को इकोनॉमिक्स में कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अगर मैंने एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान छोड़ दिया, हाँ, तो वो मूवी न देख पाने का जो मजा छूट गया, वो मेरी पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। क्या बड़े स्तर पर जैसे सरकारें जब पॉलिसी बनाती हैं तब भी ये अवसर लागत इतनी सीधी दिखती है? मान लीजिए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया, फायदा तो दिख रहा है, पर इसकी अवसर लागत क्या होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। बड़े फैसलों में अवसर लागत को देखना और भी जरूरी और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। कर्ज माफी से कुछ किसानों को फौरी राहत मिलेगी, बिल्कुल, हाँ, लेकिन उसकी अवसर लागत वो पैसा हो सकता था जो शायद सिंचाई व्यवस्था सुधारने में लगता या नए अस्पताल बनाने में खर्च होता, जिससे शायद लंबे समय में और ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचता। या हो सकता है कि भविष्य में लोन चुकाने के कल्चर पर असर पड़े। ये भी एक पहलू है। तो हर बड़े आर्थिक फैसले के साथ ये छुपी हुई लागत जुड़ी होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर पॉलिसी बनाने वालों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की वो 3 केंद्रीय समस्याएं जिनका सामना हर देश को करना पड़ता है, चाहे वो कैसा भी देश हो। हाँ, ये 3 बुनियादी सवाल हैं जो स्कैर्सिटी की वजह से ही उठते हैं। पहला सवाल, क्या उत्पादन किया जाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब देश को किन चीजों की जरूरत है और उन्हें कितनी कितनी मात्रा में बनाना है। खाने पीने की चीजें ज्यादा जरूरी हैं या कपड़े या मशीनें या हथियार? हाँ, ये प्राथमिकता तय करने का सवाल है कि किन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। दूसरा बड़ा सवाल है कैसे उत्पादन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, अच्छा, कैसे? मतलब उत्पादन का तरीका क्या हो, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करें, क्या हम ज्यादा लोगों को काम पर लगाकर उत्पादन करें, जिसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। भारत जैसे देश में जहां आबादी ज्यादा है, ये सोचा जा सकता है। हाँ, या फिर हम आधुनिक मशीनों और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जैसे कपड़ा हथकरघे से बने या बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलों में। समझ गई। और तीसरा, जो शायद सबसे पेचीदा सवाल आपने कहा, हाँ, तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए? मतलब जो चीजें बन रही हैं वो समाज में बटेंगी कैसे, इनका वितरण कैसे होगा। क्या वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो उनकी कीमत चुका सकते हैं, या उनका वितरण जरूरत के हिसाब से होगा। जैसे लग्जरी गाड़ियां बनती हैं पर उन्हें खरीदने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। बिल्कुल। वहीं अनाज है या जीवन बचाने वाली दवाएं हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये फैसला कैसे हो कि किसको कितना मिलेगा। तो ये 3 सवाल, क्या, कैसे और किसके लिए,
इन्हीं के जवाब तय करते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी कैसी होगी। एकदम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के तरीके के आधार पर ही अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह की आर्थिक प्रणालियां या इकोनॉमिक सिस्टम्स विकसित हुए हैं। अच्छा, तो ये प्रणालियां कौन-कौन सी हैं? मतलब मुख्य रूप से दुनिया में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं? देखिए, मोटे तौर पर हम 3 तरह के प्रणालियों की बात करते हैं। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ, इसमें उत्पादन के जो साधन हैं, फैक्ट्री, मशीनें, जमीन वगैरह, उन पर निजी लोगों या कंपनियों का मालिकाना हक होता है, प्राइवेट ओनरशिप। और फैसले कौन लेता है? क्या बनेगा, कैसे बनेगा? ज्यादातर फैसले बाजार की ताकतें लेती हैं, यानी डिमांड और सप्लाई। चीजों की कीमतें भी मांग और आपूर्ति से तय होती हैं। सरकार का दखल आमतौर पर कम होता है। उदाहरण के लिए? जैसे अमेरिका है या वेस्टर्न यूरोप के कई देश हैं, यहाँ प्रॉफिट कमाना वो मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। और दूसरी प्रणाली? दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या आप कह सकते हैं समाज का नियंत्रण होता है। यानी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती? हाँ, मुख्य साधनों पर नहीं होती। और क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, इसका फैसला सरकार या कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है। यहाँ लक्ष्य माना जाता है सामाजिक कल्याण या बराबरी लाना, मुनाफे से ज्यादा। इसका उदाहरण? पूर्व सोवियत संघ इसका क्लासिक उदाहरण था। हालांकि आज एकदम शुद्ध रूप में ये व्यवस्था शायद ही कहीं हो। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था, यहाँ तो सरकारी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट भी हैं, बैंक सरकारी भी, प्राइवेट भी। बिल्कुल सही। भारत को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व, दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने की आज़ादी है, वो भी उत्पादन करते हैं, बेचते हैं, लेकिन साथ ही जरूरी क्षेत्रों में सरकार की भी मजबूत भूमिका है, पब्लिक सेक्टर भी मौजूद है। तो यहाँ बाजार और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं? हाँ, कोशिश यही रहती है। यहाँ बाजार की ताकतें भी काम करती हैं, लेकिन सरकार भी नियम बनाती है, जरूरी दखल देती है और खुद भी उत्पादन और सेवाएं प्रदान करती है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। यानी हर प्रणाली के अपने फायदे भी हैं और कुछ कमियां भी हो सकती हैं। निश्चित रूप से पूंजीवाद में शायद इनोवेशन और एफिशिएंसी ज्यादा हो, लेकिन असमानता बढ़ सकती है। समाजवाद बराबरी पर जोर देता है, पर शायद वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता या एफिशिएंसी कम हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये संतुलन बनाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। भारत में भी ये बहस चलती रहती है कि सरकार का रोल कितना हो, प्राइवेट सेक्टर का कितना। बिल्कुल, ये जरूरत और समय के हिसाब से बदलता भी रहता है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीएफ। इस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, ये क्या दिखाता है? हाँ, पीपीएफ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल और उपयोगी कॉन्सेप्ट है। ये असल में एक ग्राफ होता है। ग्राफ? हाँ, ये ग्राफ ये दिखाता है कि कोई अर्थव्यवस्था अपने पास जितने भी संसाधन हैं, लेबर, कैपिटल, जमीन वगैरह, और जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका पूरी तरह से और सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए दो अलग-अलग चीजों के कितने अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बना सकती है। दो चीजों के कॉम्बिनेशंस, कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए समझने के लिए कि कोई देश सिर्फ 2 चीजें बनाता है, अनाज और कपड़ा। ठीक है, अनाज और कपड़ा। तो पीपीएफ वक्र या कर्व ये दिखाएगा कि एक स्थिति, अगर वो देश अपने सारे संसाधन सिर्फ अनाज उगाने में लगा दे, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना अनाज उगा सकता है। जाहिर है, तब कपड़ा बिल्कुल नहीं बनेगा, 0। हाँ। दूसरी स्थिति, अगर वो सारे संसाधन कपड़ा बनाने में लगा दे, तो ज्यादा से ज्यादा कितना कपड़ा बना सकता है, तब अनाज 0 होगा। अच्छा, ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। हाँ, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उस कर्व पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। वो पॉइंट्स क्या दिखाएंगे? वो ये दिखाएंगे कि अगर देश थोड़ा अनाज कम उगाए तो उसके बदले में कितना ज्यादा कपड़ा बना सकता है, या अगर थोड़ा कपड़ा कम बनाए तो कितना ज्यादा अनाज उगा सकता है। अच्छा, तो ये वक्र एक तरह से अर्थव्यवस्था की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बाउंड्री या सीमा दिखा रहा है। बिल्कुल, ये सीमा है दिए हुए संसाधनों और तकनीक के साथ। और ये चुनाव और अवसर लागत को भी दिखा रहा है ना? क्योंकि ज्यादा अनाज के लिए कपड़ा छोड़ना पड़ रहा है और ज्यादा कपड़े के लिए अनाज। एकदम सही पकड़ा आपने। ये स्केर्सिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीनों कॉन्सेप्ट को दिखाता है। तो अगर कोई देश इस कर्व पर किसी पॉइंट पर उत्पादन कर रहा है, उसका क्या मतलब है? अगर उत्पादन वक्र पर हो रहा है
तो इसका मतलब है कि संसाधनों का पूरा और कुशल यानी एफिशिएंट उपयोग हो रहा है, कोई बर्बादी नहीं है, सब कुछ बेस्ट तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और अगर अंदर हो तो कर्व के अंदर? अगर उत्पादन वक्र के अंदर किसी बिंदु पर है तो ये दिखाता है कि संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। या तो संसाधन बेकार पड़े हैं, जैसे बेरोजगारी है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर उनका इस्तेमाल ठीक ढंग से, कुशलता से नहीं हो रहा। इनएफिशिएंसी। और कर्व के बाहर का कोई पॉइंट? वक्र के बाहर का कोई भी बिंदु वर्तमान संसाधनों और तकनीक के साथ हासिल करना असंभव, अनअटेनेबल। वो हमारी पहुंच से बाहर है। तो फिर हम उस बाहर वाले पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्या ये वक्र हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आता है। अगर किसी देश में संसाधन बढ़ जाएं, जैसे ज्यादा मशीनें आ जाएं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग काम करने लगें, नई जमीन मिल जाए या फिर टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, हाँ, तो ये पूरा का पूरा पीपीएफ कर्व बाहर की तरफ खिसक जाता है। शिफ्ट्स आउटवर्ड्स। अच्छा, इसका मतलब है कि देश अब पहले से ज्यादा अनाज और कपड़ा दोनों का उत्पादन कर सकता है। उसकी कुल उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। तो जैसे मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम हैं, क्या उनका लक्ष्य यही है कि हमारा पीपीएफ बाहर की तरफ जाए? बिल्कुल। इन सभी नीतियों का एक बड़ा मकसद यही होता है कि देश की उत्पादन क्षमता बढ़े, नए अवसर पैदा हों और हम ज्यादा उत्पादन कर सकें, यानी पीपीएफ को बाहर की ओर धकेलना। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबकी जेब पर सीधा असर डालता है, मुद्रास्फीति, यानी जिसे आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? महंगाई या मुद्रास्फीति का सीधा मतलब है जब वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने लगती है। ध्यान देने वाली बात है, औसत कीमतें और लगातार बढ़ोतरी। किसी एक चीज का दाम बढ़ना महंगाई नहीं है। अच्छा, मतलब ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ रहे हों और वो भी लगातार? हाँ, और इसका असर क्या होता है? हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। यानी उतनी ही पैसे में पहले से कम सामान आता है। बिल्कुल, आपकी जेब हल्की महसूस होने लगती है। और ये होती क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मोटे तौर पर इन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, मांग खींच रही है। हाँ, ऐसा समझ लीजिए। ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था में चीजों और सेवाओं की कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड, उनकी कुल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं या उनके पास पैसा ज्यादा है पर सामान उतना है नहीं। बिल्कुल। अंग्रेजी में कहते हैं टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ऐसा तब हो सकता है जब सरकार बहुत ज्यादा खर्च करने लगे, या लोग बैंकों से ज्यादा लोन लेने लगें, या फिर हमारे देश का सामान विदेशों में ज्यादा बिकने लगे, निर्यात बढ़ जाए। ठीक है, ये हुआ मांग वाला कारण। दूसरा क्या है? दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, लागत धक्का दे रही है। हाँ, कह सकते हैं। ये तब होती है जब चीजों को बनाने की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कच्चा माल महंगा हो गया, पेट्रोल, डीजल, कोयला महंगा हो गया, या मजदूरों की सैलरी बढ़ानी पड़ी, या ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, या सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो लगता है सब कुछ महंगा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो हर चीज में लगता है। तो जब कंपनियों की लागत बढ़ती है तो वो क्या करती हैं? वो इस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देती हैं, यानी कीमतें बढ़ा देती हैं। अच्छा, तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, इनके अलावा भी तो कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कहते हैं सरकार ज्यादा नोट्स छाप दे तो महंगाई बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल, वो भी एक बड़ा कारण है। अगर रिजर्व बैंक जरूरत से ज्यादा करेंसी छाप दे, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। और अगर सप्लाई कम हो जाए, जैसे फसल खराब हो गई? हाँ, वो भी एक कारण है। कुल आपूर्ति में कमी, जैसे सूखा या बाढ़ से फसल खराब हो जाए, या किसी हड़ताल से फैक्ट्री बंद हो जाए, तो भी चीजें कम होंगी और महंगी हो जाएंगी। जमाखोरी या कालाबाजारी का भी रोल होता है। बिल्कुल, जमाखोरी और कालाबाजारी से जानबूझकर बाजार में चीजों की कमी पैदा की जाती है ताकि उनकी कीमतें बढ़ाई जा सकें। ये गैर कानूनी है, पर होता है। सरकार जब घाटे में होती है और नोट छापकर खर्च चलाती है, उसका क्या असर होता है? उसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए आरबीआई से उधार लेती है या नए नोट छपवाती है, तो उससे भी अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है और महंगाई बढ़ सकती है। भारत में महंगाई को मापा कैसे जाता है? हम अक्सर WPI और CPI के बारे में सुनते हैं। ये क्या है और एग्जाम के लिए इनमें क्या जानना जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं।
पहला है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक। होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये थोक बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ वस्तुओं की कीमतें देखता है, सेवाओं की नहीं। अच्छा, सिर्फ गुड्स। हाँ। दूसरा है CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये खुदरा कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है, यानी जिस कीमत पर हम और आप यानी कंज्यूमर सामान खरीदते हैं, और इसमें वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों शामिल होती हैं। तो ये ज्यादा रिलेटेबल हुआ आम आदमी के लिए। बिल्कुल, इसीलिए अब ज्यादा फोकस CPI पर रहता है। अब एग्जाम के लिए कुछ फैक्ट्स याद रखने जरूरी हैं। बताइए। WPI का आधार वर्ष है 2011-12 और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करता है। ठीक है। WPI 2011-12 कॉमर्स मिनिस्ट्री। हाँ, अब CPI के कई प्रकार होते हैं, जैसे औद्योगिक मजदूरों के लिए CPIW, कृषि मजदूरों के लिए CPI-AL आदि। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर RBI नजर रखता है, वो है CPI कंबाइंड। CPI कंबाइंड। इसका आधार वर्ष है 2012 और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत आता है, वो जारी करता है। तो CPI कंबाइंड 2012, NSO, MOSPI और RBI इसी को देखता है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे रेपो रेट वगैरह तय करने के लिए मुख्य रूप से इसी CPI कंबाइंड पर नजर रखता है। RBI का लक्ष्य है कि ये महंगाई दर 4% के आसपास रहे, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश होती है, यानी 2% से 6% के बीच। अच्छा, 4% ±2%। जी। महंगाई की दर के हिसाब से भी तो इसके कुछ प्रकार बताए जाते हैं, जैसे कभी कहते हैं रेंगती हुई महंगाई है, कभी दौड़ती हुई। हाँ, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है उस दर के आधार पर भी इसे क्लासिफाई करते हैं। जब महंगाई बहुत धीमी हो, मान लीजिए 0 से 3% सालाना, तो उसे कहते हैं रेंगती हुई, क्रीपिंग, धीरे धीरे। बिल्कुल। हाँ। अगर ये 3% से 10% के बीच हो तो उसे कहते हैं चलती हुई, वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग, ठीक ठीक है। अगर 10% से 20% के बीच हो तो उसे कहते हैं दौड़ती हुई, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग, ये तो काफी तेज हो गई। हाँ, और जब ये 20% से भी बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगें 2 या 3 अंकों में सालाना, तो उसे कहते हैं कूदती हुई या अति मुद्रास्फीति, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, कई देशों ने इसे छिला है। तो क्या थोड़ी बहुत महंगाई अच्छी होती है अर्थव्यवस्था के लिए? हाँ, आमतौर पर माना जाता है कि हल्की महंगाई जैसे 2-3% अर्थव्यवस्था के लिए बुरी नहीं है। ये प्रोड्यूसर्स को थोड़ा इंसेंटिव देती है कि वो और उत्पादन करें, निवेश करें। लेकिन जैसे ही महंगाई दर ज्यादा होने लगती है, ये हानिकारक हो जाती है, खासकर गरीबों और जिनकी आय फिक्स्ड है, जैसे सैलरी वाले लोग, पेंशनर्स, उनके लिए। महंगाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था की एक और बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सीधा मतलब क्या है? बेरोजगारी का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति जो काम करने के लायक है, एबल, काम करना चाहता भी है, विलिंग, और जो मौजूदा मजदूरी दर है, प्रिवेलिंग वेज रेट, उस पर काम करने को तैयार भी है, फिर भी उसे काम मिल रहा हो। मतलब तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, योग्यता, इच्छा और प्रचलित दर पर सहमति। बिल्कुल, तभी उसे बेरोजगार माना जाएगा। जो काम करना ही नहीं चाहता या जो काम करने लायक नहीं है, उसे बेरोजगार नहीं गिना जाता। भारत में किस तरह की बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है? इसके भी प्रकार होते हैं। हाँ, बेरोजगारी के भी कई प्रकार हैं और भारत में कई तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। एक है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल। ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में ही बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई जिससे पुराने तरह के काम करने वालों की जरूरत कम हो गई, या फिर बाजार में जिस तरह के हुनर, स्किल्स की मांग है वो लोगों के पास नहीं है, तो नौकरियों और स्किल्स के बीच एक मेल नहीं बैठ पाता। ये लंबे समय तक रह सकती है। अच्छा, और जैसे लोग नौकरी बदलते हैं, उस बीच भी तो बेरोजगार रहते हैं। हाँ, उससे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्परेरी होती है। जब लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में होते हैं या पढ़ाई पूरी करके पहली नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, तो उस बीच के समय में वो बेरोजगार रहते हैं। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के डायनामिज्म का हिस्सा है। ठीक है, और मंदी वगैरह के समय जो बेरोजगारी बढ़ती है, उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव यानी बिजनेस साइकिल से जुड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, चीजों की मांग कम हो जाती है, तो कंपनियां उत्पादन घटाती हैं और लोगों को नौकरी से निकालती हैं। ये बेरोजगारी तब बढ़ जाती है। जब अर्थव्यवस्था तेज होती है तो ये कम हो जाती है। भारत में खासकर गांवों में कृषि क्षेत्र में एक खास तरह की बेरोजगारी दिखती है। आप शायद मौसमी बेरोजगारी की बात कर रही हैं। हाँ, सीजनल। बिल्कुल। कृषि में या कुछ और सीजनल इंडस्ट्रीज जैसे चीनी मिल, आइसक्रीम फैक्ट्री या टूरिज्म में साल के कुछ ही महीनों में काम होता है, बाकी समय लोगों के पास काम नहीं होता। और एक वो भी होती है जिसमें लगता है कि लोग काम कर रहे हैं पर असल में उनकी जरूरत नहीं होती। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। उसे कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये खासकर कृषि में देखने को मिलती है, जहां एक खेत पर जरूरत तो मान लीजिए 5 लोगों की है, पर घर के 8 लोग उसी में लगे हुए हैं। बाहर से देखने में लगता है कि सब काम कर रहे हैं, पर अगर उन 3 एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दें तो भी कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन कम नहीं होगा। यानी उन अतिरिक्त लोगों का उत्पादन में योगदान, जिसे सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो 0 या लगभग 0 है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। और इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से जो नौकरियां जाती हैं, उसे तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एक क्लासिकल बेरोजगारी भी होती है। हाँ, क्लासिकल बेरोजगारी तब हो सकती है जब मजदूरी दरें बाजार की मांग आपूर्ति से तय होने वाले संतुलन स्तर से ज्यादा ऊंची तय हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी कानून की वजह से मजदूरी बहुत ज्यादा सेट कर दी गई, तो उस ऊंची मजदूरी पर कंपनियां कम लोगों को ही काम पर रखना चाहेंगी, जिससे बेरोजगारी पैदा हो सकती है। कुछ और शब्द हैं जो अक्सर महंगाई और बेरोजगारी के साथ सुनने में आते हैं, जैसे स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इनमें क्या फर्क है? ये बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, ये टर्म्स क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले स्टैगफ्लेशन को लेते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब रुकावट और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। बिल्कुल। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी बुरी और मुश्किल स्थिति है जिसमें 3 चीजें एक साथ होती हैं। महंगाई भी ऊंची होती है, हाई इन्फ्लेशन, बेरोजगारी भी ऊंची होती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ आर्थिक विकास दर रुकी हुई या बहुत धीमी होती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। आमतौर पर तो सोचते हैं कि ग्रोथ होगी तो महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी कम होगी। हाँ, सामान्य आर्थिक समझ यही कहती है। इसीलिए स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि महंगाई कम करने के उपाय बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी कम करने के उपाय महंगाई बढ़ा सकते हैं। समझ गई। अब ये डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इनमें क्या अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का खत्म होना या कीमतों का कम होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है महंगाई की दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कम होना, यानी कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं पर पहले से एक धीमी गति से बढ़ रही हैं। उदाहरण? जैसे मान लीजिए पिछले साल महंगाई दर 8% थी और इस साल घटकर 5% हो गई, तो कीमतें अभी भी बढ़ी हैं 5%, लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। इसे कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। अच्छा, और डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन या अवस्फीति वो स्थिति है जब चीजों और सेवाओं की औसत कीमतें गिरने लगती हैं, यानी महंगाई दर नेगेटिव हो जाती है। कीमतें कम होना तो अच्छी बात होनी चाहिए। सुनने में लगता है, पर यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हाँ? डिफ्लेशन अक्सर आर्थिक मंदी का संकेत होता है। जब कीमतें गिरने लगती हैं तो लोग सोचते हैं कि भविष्य में और गिरेंगी, इसलिए वो अपना खर्च टाल देते हैं, पोस्टपोन स्पेंडिंग। अच्छा, कि बाद में खरीदेंगे जब और सस्ता होगा। हाँ, इससे मांग और कम हो जाती है, उत्पादन और घटता है, बेरोजगारी बढ़ती है। ये एक दुष्चक्र बन सकता है। बाप रे, तो डिफ्लेशन तो महंगाई से भी बुरा हो सकता है। कई मामलों में हाँ। एक फिलिप्स वक्र का भी जिक्र आता है, वो क्या बताता है? फिलिप्स वक्र एक इकोनॉमिस्ट A.W. फिलिप्स के नाम पर है। उन्होंने दिखाया था कि ऐतिहासिक रूप से महंगाई दर और बेरोजगारी दर के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। उल्टा रिश्ता मतलब जब महंगाई ज्यादा होती है तो बेरोजगारी कम होती है, और जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी ज्यादा होती है। इसके पीछे तर्क ये था कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है, तो रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं और बेरोजगारी कम होती है। तो क्या ये रिश्ता हमेशा सही होता है? स्टैगफ्लेशन में तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही।
बाद के सालों में, खासकर 1970 के दशक में जब स्टैगफ्लेशन आया, तो ये देखा गया कि ये रिश्ता हमेशा, खासकर लंबे समय लॉन्ग रन में स्थिर नहीं रहता। महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ ज्यादा हो सकती हैं। तो फिलिप्स कर्व एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं। आखिर में एक और इंडेक्स की बात कर लेते हैं, IIP। ये क्या मापता है? IIP का मतलब है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाँ, ये देश में औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, खनन और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आते हैं, उनके उत्पादन में कितना बदलाव आया, ये मापता है। इसे भी NSO हर महीने जारी करता है। इसका भी कोई बेस ईयर है? हाँ, इसका आधार वर्ष भी 2011-12 ही है। इसमें एक और जरूरी बात है, 8 प्रमुख उद्योग। 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये कौन से हैं? इनका IIP में काफी ज्यादा वजन होता है, करीब 40%। इसलिए इनकी परफॉर्मेंस का IIP पर बहुत असर पड़ता है। ये 8 हैं: रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सीमेंट और उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। अच्छा, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे? हाँ, एग्जाम में अक्सर इनका क्रम या इनमें से कौन शामिल है या नहीं, ये पूछ लिया जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने समझी, स्कैसिटी से लेकर PPF, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब इंडेक्स। ये तो साफ है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं है। इसे समझना क्यों जरूरी है, आप क्या कहेंगे, खासकर एक आम इंसान और एक परीक्षार्थी के नजरिए से? देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, इकोनॉमिक्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसकी बेसिक समझ हमें अपने व्यक्तिगत वित्तीय फैसले, पर्सनल फाइनेंस डिसीजंस बेहतर तरीके से लेने में मदद करती है। कहाँ बचत करें, कहाँ निवेश करें, लोन लेना सही है या नहीं। हाँ, ये तो है। बिजनेस करने वालों को ये बाजार समझने, कीमतें तय करने, उत्पादन की योजना बनाने में मदद करती है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये सरकारों को नीतियां बनाने में मदद करती है। देश का विकास कैसे हो, रोजगार कैसे बढ़े, गरीबी कैसे कम हो, लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे। और आम नागरिक के लिए? एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि सरकार जो फैसले ले रही है, उनका आधार क्या है, उनका हम पर क्या असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हो रहा है, शेयर बाजार क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, बजट में क्या घोषणाएं हुई, नई नौकरियों के अवसर क्यों कम या ज्यादा हो रहे हैं। इन सबको समझने के लिए इकोनॉमिक्स की बुनियादी जानकारी बहुत जरूरी है। और परीक्षाओं के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये सिलेबस का एक अहम हिस्सा है ही। इसकी अच्छी समझ आपको ना सिर्फ अच्छे अंक दिलाएगी, बल्कि इंटरव्यू वगैरह में भी आपके विश्लेषण को बेहतर बनाएगी। तो ये थी अर्थशास्त्र की कुछ बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर हमारी आज की चर्चा। हमने समझने की कोशिश की कि कैसे ये पूरा विषय सीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की एक कहानी है। हाँ, और कैसे अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इन बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढती हैं, कैसे PPF हमें हमारी क्षमताएं दिखाता है, और कैसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हम सबको प्रभावित करते हैं। उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स की एक स्पष्ट रूपरेखा मिली होगी। बिल्कुल, ये विषय अपने आप में बहुत गहरा और विस्तृत है, लेकिन उम्मीद है ये बुनियाद आगे की समझ बनाने में मददगार साबित होगी। याद रखिए, ये सिर्फ रटने का विषय नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को लॉजिकली देखने और समझने का एक तरीका है, एक टूल है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने 2 बड़ी चुनौतियां होती हैं, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी। सरकारों को अक्सर इन दोनों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। अगर आपको एक नीति निर्माता के तौर पर चुनना पड़े, तो आप इन दोनों में से किसे ज्यादा गंभीर समस्या मानेंगे और क्यों? बढ़ती महंगाई या बढ़ती बेरोजगारी? आप क्या सोचते हो? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।